तो बच्चों IIT JEE एडवांस्ड 2019 लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई कि एफ आर से आर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, फिर प्रॉपर्टी 1 अपने को इस तरह से दी गई है, प्रॉपर्टी 2 अपने को इस तरह से दी गई है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। तो वन और मोर करेक्ट टाइप ये क्वेश्चन दिया गया है। तो 1 बाई 1 सभी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन ए को देखा जाए तो एफ एक्स फंक्शन दिया गया है एक्स मॉड ऑफ एक्स और कहा है कि ये प्रॉपर्टी 2 को होल्ड करता है। तो प्रॉपर्टी 2 का यूज़ कर लेते हैं और एफ एक्स की जगह पर एक्स मॉड ऑफ एक्स का यूज़ किया जाएगा। तो ये अपने को ऐसा मिल जाएगा लिमिट, और देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी 2 एच के फॉर्म में दी गई, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और फिर एफ ऑफ एच ये मिल जाएगा एच मॉड ऑफ एच, और फिर अगर h के प्लेस पर 0 रख दिया जाए, इनफैक्ट यहाँ पर अगर x के प्लेस पर 0 रखे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि बन गया -0। डिनोमिनेटर में अपने को मिल गया एच स्क्वायर। तो 0 का बहुत ज़्यादा मतलब रहा नहीं। फिर यहाँ से देखो एक h से h कैंसिल हो गया। फर्दर अगर देखा जाए तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ये मिल गया मॉड ऑफ h डिवाइडेड बाई h। तो अब देखो होगा ये कि जब 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को इवेलुएट करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा -h बाई एच, सिंप्लीफाई होकर -1 आ जाएगा, और 0 पर राइट हैंड लिमिट को इवेलुएट किया जाएगा तो ये h बाई एच लिखा जाएगा, सिंप्लीफाई होकर ये 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो यहाँ पर मैच ही नहीं कर रही। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो भी दिया गया वो होल्ड नहीं कर रहा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी 2 इसने होल्ड नहीं किया। तो इस तरह से हुआ है कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है। फिर फर्दर ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में साइन एक्स प्रॉपर्टी 2 को होल्ड कर रहा है, तो एफ एक्स का काम यहाँ पर साइन एक्स करेगा, एफ एच का काम यहाँ पर साइन एच करेगा। तो लिमिट ऐसे लिखी जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये बन गया साइन एच फिर माइनस, मतलब साइन 0 की वैल्यू तो 0 होगी, डिनोमिनेटर में मिल गया एच स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो एक चीज़ ऐसे आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और साइन एच बाई एच, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म बना था तो इसको अलग अलग ऐसे ब्रेक कर लिया गया, और फिर लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 अपॉन एच। तो देखो 1 मिला, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर गया, यानी कि ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो यानी कि ये प्रॉपर्टी 2 को होल्ड नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट अपने को सी ऑप्शन चेक करना है। तो सी ऑप्शन के लिए यहाँ पर हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स प्रॉपर्टी 1 को होल्ड कर रहा है और प्रॉपर्टी 1 अपने को ये दी गई है। तो एफ एक्स का काम मॉड ऑफ एक्स करेगा और एफ एच का काम यहाँ पर मॉड ऑफ एच कर रहा होगा। तो स्टेटमेंट को लिखा जाए तो ये बन रहा है लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये बन गया है मॉड ऑफ एच, फिर एफ ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अपने को मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एच। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो एक चीज़ ऐसे हो रही है कि थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझते हैं, ये x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x टाइप चीज़ लिखी हुई है। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है, तो यानी कि यहाँ से होगा ये कि एक क्वांटिटी मतलब मॉड ऑफ h तो ऊपर बचेगा ही बचेगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ h बना। तो अब जब अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को भी इवेल्यूएट करूँ, राइट हैंड लिमिट को भी इवेल्यूएट करूँ, h जब 0 की तरफ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 0 ही बनेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 0 होगी। तो यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही और फाइनाइट क्वांटिटी की इक्वल है, दैट इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वो प्रॉपर्टी 1 को होल्ड कर रहा है। और बाकी यहाँ से ऐसे भी देख सकते थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ये ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से दिए गए थे, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो रही थी, यानी कि न्यूमरेटर डोमिनेटिंग होगा। तो अब जब न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा तो इसका मतलब लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। बाकी ऐसे भी देख सकते थे, और सिंप्लीफाई करने के बाद भी रिजल्ट अपने को इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब फाइनली अपने को डी ऑप्शन चेक करना है। तो डी ऑप्शन चेक करने के लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पर। तो अब डी ऑप्शन के लिए हुआ है कि फंक्शन अपने को ये दिया गया है, मतलब एफ एक्स का काम यहाँ पर एक्स रेस टू 2/3 करेगा और एफ एच का काम एच रेस टू 2/3 कर रहा होगा। और इसमें बोला गया है कि ये जो अपना फंक्शन दिया गया है वो प्रॉपर्टी 1 को होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं। तो ये बन गया लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और फिर एफ ऑफ एच, तो ये बन गया एच रेस टू 2/3 और फिर
एफ ऑफ जीरो तो जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एच। तो फिर से अगर यहाँ पर देखा जाए तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो यानी कि इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। मतलब जब इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे न्यूमरेटर में एच बचेगा ही बचेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इवेल्युएट कर ली जाए, मतलब एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो के लेफ्ट नेबरहुड या फिर राइट नेबरहुड पे देखा जाए तो वो हमेशा जीरो की तरफ ही टेंड कर रहा होगा। तो यानी कि यहाँ पर भी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू जीरो के इक्वल हो जा रही है। तो इस तरह से हुआ है कि ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जा रहा है। तो ऑप्शन डी में जो फंक्शन दिया गया है वो प्रॉपर्टी 1 को होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी एंड डी आर द करेक्ट चॉइसेस। तो बच्चों IIT JEE एडवांस्ड 2020 पेपर 1 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो ई को डिफाइन किया गया है और फिर ये बोला गया कि अपने को ए की वो पॉसिबल वैल्यू इवेल्युएट करनी है जिसके लिए ये लिमिट एक नॉन जीरो रियल नंबर के इक्वल हो जाए, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट होती हुई बताई गई है। तो फिर अपने को ए की वैल्यू बतानी है। तो देखो एक काम यहाँ पर ये किया जा सकता है कि सबसे पहले ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया गया, मतलब ये वाला जो एक्सपेंशन सा दिख रहा है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो आ रहा है, सबसे पहले तो जब भी अपने को ऐसा कोई इक्वेशन दिखता है तो इसको सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब ये वाला जो पावर टाइप टर्म दिया गया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लिया जाएगा ई रेज टू, और ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया गया। तो जब इसको ऐसे लिखा गया फिर फर्दर एक काम करते हैं, ये ई पावर माइनस 1 एज इज गिवन था, डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू ए एज इज आ गया और लिमिट वाली स्टेटमेंट एज इज दी गई है। अच्छा, अब इसको जब सिंप्लीफाई करना है तो एक काम ही करते हैं कि यहाँ पर लॉग सीरीज़ का यूज़ कर लेते हैं। अब देखो हुआ है कि जब इस लिमिट को इवेल्युएट कर रहे हैं और क्वेश्चन में कहा गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट होती है और अननोन की वैल्यू अपने को बतानी होती है तो या तो हम लॉपिटा का इस्तेमाल करते हैं या फिर सीरीज एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो फिलहाल एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ln 1 माइनस एक्स की सीरीज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो ln 1 माइनस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन करो तो ये मिलता था माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 अप टू एंड सो ऑन। अच्छा, फिर इसको डिवाइड कर देना है x से। तो जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो होल डिवाइडेड बाई x ही ऐसे आ गया। तो यानी कि सबसे पहले मिला -1, फिर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, देन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 अप टू एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें ऐसे मिल गई अपने को। तो अब एक काम करते हैं कि लिमिट वाली स्टेटमेंट एज इज आ गई और फिर ये e की पावर में अपने को ऐसे मिला -1, फिर माइनस एक्स बाई 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, फिर अप टू एंड सो ऑन। मतलब आगे जितने भी टर्म्स मिल रहे थे थोड़ी देर के लिए उनको नेग्लेक्ट करके चलते हैं और सीरीज एक्सपेंशन को यहीं पर रोक दिया। फिर माइनस ई पावर -1, डिनोमिनेटर में अपने को मिल रहा था एक्स रेज टू ए। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर इंडाइसिस की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और इसको ऐसे लिखा ई रेज टू -1 मल्टीप्लीकेशन ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस ई रेज टू -1, डिनोमिनेटर में आ गया एक्स रेज टू ए। फर्दर अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से देखो एक काम ये कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में ई रेज टू -1 को कॉमन कर लिया। तो जब ई रेज टू -1 को कॉमन किया तो फिर उसके बाद हुआ ये कि ई रेज टू समथिंग चीज़ अपने पास आई, ई रेज टू समथिंग बचा और समथिंग मतलब हो गया माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। देखो ई रेज टू समथिंग सीरीज का एक्सपेंशन अगर तुम करते हो तो ये अपने को मिलता था 1 प्लस समथिंग स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू एंड सो ऑन। तो देखो समथिंग की जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन आया हुआ है तो इसका यूज़ करके ई पावर समथिंग सीरीज को एक्सपैंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो अपने को मिलेगा 1, तो 1 एज इज आ गया। फिर उसके बाद प्लस समथिंग, और प्लस समथिंग अगर देखा जाए तो माइनस साइन के साथ था तो ये अपने को ऐसे मिल जाएगा माइनस एक्स बाई 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। फिर फर्दर अगर चाहे तो यहाँ पर भी मतलब एस स्क्वायर बाई 2 समथिंग स्क्वायर बाई 2 वाला जो टर्म आ रहा था उसको निगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है ना। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे और देख लिया जाएगा, फिलहाल उसको निगलेक्ट करके चलते हैं। तो ई पावर समथिंग सीरीज को सिर्फ और सिर्फ यहीं पर एक्सपैंड करके लिखा। फिर यहाँ से देखो हुआ था कि न्यूमरेटर से ई पावर -1 कॉमन किया गया था तो इसके प्लेस पर बचा है -1, तो ये ऐसे आ गया। फिर इसके डिनोमिनेटर में गिवन था एक्स रेज टू ए। तो अब देखो हुआ है कि इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो ये ऐसे मिला ई रेज टू -1,
फिर अगर ब्रैकेट को देखा जाए तो -x/2 एंड -x² 3, और फिर अगर इसको एक्सपेंड करते तो x के और भी बहुत सारे हायर पावर टर्म्स मिल रहे होते हैं। तो फिलहाल उसको यहीं पर रोक के चले हैं और ये अपने को ऐसे मिल गया x⁻a। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया था कि ये लिमिट ऐसे दी गई है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव होगा ये। तो इस लिमिट की वैल्यू क्वेश्चन में एक नॉन जीरो क्वांटिटी कही गई है, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू अ नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो अगर नॉन जीरो रियल नंबर बन रहा है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये वाला टर्म इस वाले टर्म के बराबर हो जाए, क्योंकि उसके आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर x के टर्म्स न्यूमरेटर में बचेंगे ही बचेंगे। ठीक है ना, और जब x के टर्म्स बचेंगे तो सारे के सारे टर्म्स जीरो होते चले जाएंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इन टर्म्स ऑफ पावर्स मैच हो जाए। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब a की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि जब a की वैल्यू 1 हुई तो ये x लिखा जाएगा और ये x लिखा जाएगा। तो अब देखो 0/0 फॉर्म बनी थी, तो मतलब इसको रख के देख लेते हैं। तो ये e⁻⁻1 था और a के प्लेस पर जब 1 रखोगे तुम तो ये -1/2 मिला, फिर माइनस ये x/2 बन जाएगा, फिर -x² 3, और देखो आगे भी x के बहुत सारे टर्म्स आएंगे, डिनोमिनेटर में तुमको मिल गया x। तो अब ये देखो 0/0 फॉर्म बनी। जब 0/0 फॉर्म बनी तो इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते थे। तो जब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x⁻1 वाला टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ बचा e⁻⁻1, यहाँ पर -1/2 बचेगा, और फिर उसके बाद x/3 और आगे x के हायर पावर टर्म्स मिलेंगे। तो जब x 0 की तरफ जाएगा ये आगे के सारे टर्म्स खत्म हो गए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा -1/2। और उस तरह से लिमिट की भी वैल्यू को अगर यहाँ पर चेक कर लिया जाए तो वो मिल जाएगा -1/2e। तो यानी कि इस क्वेश्चन में a की वैल्यू होगी 1 एंड a की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग लिमिट की वैल्यू भी अपने को -1/2e मिल रही होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में अगर आंसर की बात की जाए तो a की वैल्यू अपने को 1 मिल गई है एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो बच्चों IIT JEE एडवांस 2020 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में अपने को इस लिमिट की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। तो देखो हुआ ये कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यूनिफॉर्म फंक्शंस है, तो लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो जब x के प्लेस पर π/2 पुट किया गया तो sin 3π/2, तो न्यूमरेटर को अगर देखें तो sin 3π/2 और फिर ये बन गया प्लस का sin π/2। तो इस वैल्यू को अगर इवैल्यूएट किया जाए तो sin 3π/2 की वैल्यू अपने को -1 मिल गई और sin π/2 की वैल्यू 1 मिल गई, तो न्यूमरेटर बन गया है 0। फिर डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो sin π यानी कि ये क्वांटिटी फिर बन गई है 0। फिर इसको अगर देखा जाए तो 5π/4, तो अब 0 प्लस cos 5π/4, तो cos 5π/4 मतलब √2 वाली कोई चीज़ बनेगी, तो फिर -√2 ये एस चीज़ आ गया, फिर -√2 अगर देखा जाए और cos π, तो ये प्लस का √2 हो गया, फिर माइनस का cos, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 3π/4, तो cos ऑफ 3π/4। तो देखो ये क्वांटिटीज़ कैंसिल आउट होगी, तो ये भी अपने को 0 देखने को मिला। तो देखो 0/0 फॉर्म बन गई। अब जैसे ही 0/0 फॉर्म बनी तो एक काम ये कर सकते हैं कि या तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कर ले लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए, मगर उससे होगा ये कि डिफ्रेंशिएशन हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करके फिर फर्दर लिमिट को इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉपिटा का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक काम ये करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करके फिर फर्दर लिमिट को इवैल्यूएट कर रहे होंगे। तो चलो सबसे पहला काम तो कर लेते हैं। न्यूमरेटर में 4√2 अपने को दिया गया है, तो 4√2 को तो एज इट पड़ा रहने देते हैं। फिर यहाँ पर sin c प्लस sin d की मतलब आइडेंटिटी को यूज़ कर लिया गया, तो sin c प्लस sin d अपने को मिल जाएगा 2 sin c प्लस d/2, तो 3 + 1 4/2, तो ये 2x बन गया। और फिर मल्टीप्लिकेशन में cos ऑफ c माइनस d/2, तो 3 - 1 2/2, तो 1 हो गया, तो यानी कि ये cos x बन गया। फिर डिनोमिनेटर को सबसे पहले तो थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लें, फिर उसके बाद फर्दर यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। और एक काम ही कर लेते हैं कि ये वाली जो चीज़ है तो 2 sin 2x, इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। तो 2 sin 2x और ये sin 3x/2,
और यहाँ पर एक काम करते हैं, cos 5x/2 माइनस cos 3x/2, तो यहाँ पर cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं। तो cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d बन जाता था माइनस का 2 sin c प्लस d बाई 2, तो ये अपने को मिल जाएगा 538/2 4, और फिर बाई 2 तो 2, तो यानी कि 2x आ गया। और फिर साइन दिस माइनस दिस बाई 2, तो 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3, तो ये साइन x/2 बन गया है। ठीक है, मतलब फिर से देख लेते हैं, तो 5/2 माइनस 3/2 और फिर होल डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, तो ये बन गया है 2/2 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1/2, यानी कि ये साइन x/2 बन गया। अच्छा, अब एक काम ही कर लेते हैं कि इन दोनों जगहों से माइनस साइन पहले से गिवन था, तो यानी कि √2 को बाहर कर लेते हैं, और फिर ब्रैकेट में देखो बच रहा था 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x ब्रैकेट में बच रहा था। तो यहाँ पर एक काम ही करते हैं कि cos 2x की वो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जिससे 1 खत्म हो जाए, तो इसको लिखा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो 1 से 1 खत्म हो गया। यहाँ पर अपने को मिला 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये चीज़ें अपने को काफ़ी तक ऐसी दिखाई दी। अच्छा, अब एक काम यहाँ से कर लेते हैं कि ये जो sin 2x गिवन था, तो इस sin 2x को लिख लेते हैं 2 sin x मल्टीप्लिकेशन cos x, तो 2 जब यहाँ से निकाला और इसके साथ ये बन जाएगा, मतलब एक 2 पहले से गिवन था, 2 2 जा 4 और 4 जा 16, तो ये बन गया 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और एक sin x यहाँ पर आया, और फिर cos x, और एक cos x पहले से गिवन था, तो ये cos स्क्वायर x बन गया न्यूमरेटर। फिर डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो इन दोनों टर्म्स से 2 sin 2x कॉमन कर लेते हैं, तो 2 sin 2x, और एक काम करते हैं, फिर वो जो sin 2x आया है उसको 2 sin x इंटू cos x में लिख लेते हैं, तो यानी कि ये बन गया 4, और फिर sin x मल्टीप्लिकेशन cos x। अच्छा, जब ये sin 2x कॉमन किया था तो यहाँ पर बच गया था sin 3x डिवाइडेड बाई 2, और फिर माइनस का sin x डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ पर माइनस का 2√2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये ऐसे आ गया था। तो अब फर्दर देखते हैं आगे इसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन होगा, x/2 ना होकर ये पूरा का पूरा एंगल cos स्क्वायर x ही रहेगा, क्योंकि cos 2x को लिखा गया है, तो cos 2x तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना, तो ये एंगल x रहेगा। तो यहाँ पर भी चेंज होंगे, तो ये एंगल x ही रहेगा। तो अब फर्दर अगर आगे बढ़े तो देखो एक काम यहाँ से ये किया जा सकता है कि सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर वाली चीज़ एज इज़ पड़ी रही, फिर डिनोमिनेटर में अगर इस क्वांटिटी को देखा जाए तो ये वाली क्वांटिटी भी एज इट इज़ पड़ी रही, और फिर ये जो ब्रैकेट था इस ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पर साइन c माइनस साइन d आइडेंटिटी को यूज़ किया गया, तो ये अपने को रिजल्ट देगा 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 3/2 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया 4/2, 2 जा 4, तो यानी कि cos x बन गया, और फिर मल्टीप्लिकेशन साइन c माइनस d बाई 2, तो यानी कि 3/2 माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 3 माइनस 1 2/2, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल x/2, तो ये साइन x/2 ये ऐसे आ गया, और फिर माइनस का 2√2 cos स्क्वायर x ये ऐसे दिया गया था। अभी काम करते हैं, जिन क्वांटिटीज़ को छोड़ा हुआ था उनको लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर से हम लोगों ने 16√2 को छोड़ा हुआ था, तो 16√2 को लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर से अगर देखा जाए तो जब 16√2 को लिखा गया तो ये 16√2 और साइन x मल्टीप्लिकेशन cos स्क्वायर x ये ऐसे दिया गया था। फिर डिनोमिनेटर से अगर देखा जाए तो ये अपने को मिल रहा था 4 टाइम्स साइन x, और फिर मल्टीप्लिकेशन ये cos x ऐसे बन रहा था। तो अब अगर देखा जाए तो cos x मल्टीप्लिकेशन में cos स्क्वायर x, फिर ये cos स्क्वायर x एंड ये cos स्क्वायर x, तो ये सारे के सारे cos स्क्वायर x तो कैंसिल आउट हो गए। अब जो चीज़ें बच रही हैं उनको अगर देखा जाए तो 16√2 साइन x बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए तो डिनोमिनेटर में बच रहा है 4 साइन x, और एक 2 यहाँ पर बचा था तो उसकी वजह से ये 8 बन जाएगा, और ये साइन x/2 बचा है, फिर माइनस का 2√2 बचा है,
और लिमिट गिवन थी लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2। तो अब फिर से काम करते हैं, मतलब जितना ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई किया जा सकता था उतना सिंप्लीफाई किया जा चुका है। अब लिमिट इवेल्युएट करने के लिए डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का यूज़ कर लेते हैं। तो अपने को मिला 16√2 और फिर साइन पाई बाई 2 तो 1 बन गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो 8 और साइन पाई बाई 2 1 बन गया, ये बनेगा साइन पाई बाई 4 तो 1/√2 और फिर माइनस का 2√2। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो जब सिंप्लीफाई किया गया तो 16√2 डिनोमिनेटर में, इसको अगर देखा जाए तो इसको लिख लेते हैं 16 और देखो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया था तो ये 2 बन जाएगा, तो 8/2 मतलब 4 हो जाएगा। तो इसको लिख दिया गया 4√2 और फिर माइनस का 2√2। तो सिंप्लीफाई करके ये ऐसे बना 16√2 और डिनोमिनेटर में 2√2 तो ये बन जाएगा 8। तो इस तरह से हुआ ये कि क्वेश्चन में जिस लिमिट की वैल्यू अपने से इवेल्युएट करने के लिए कही गई थी उस लिमिट की वैल्यू अपने को मिली है 8 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों जे एडवांस का 2022 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो अल्फा को पॉजिटिव रियल नंबर कहा गया, एफ एक्स एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया, जी फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइन किया गया और एफ एक्स को इस तरह से शो किया गया दैट इज साइन पाई एक्स बाई 12 और जे एक्स फंक्शन अपने को ये दिया गया है। फिर अपने को लिमिट इवेल्युएट करनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा पॉजिटिव एफ ऑफ जी एक्स। तो अब देखो जब कंपोजिट फंक्शन की लिमिट को इवेल्युएट किया जा रहा है तो लिमिट अंदर वाले फंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यानी कि ये जो लिमिट दी गई इस लिमिट को ऐसे लिखा जा सकता है एफ ऑफ फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा पॉजिटिव और ये जी ऑफ एक्स ऐसे आ गया। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इस लिमिट को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो अपना ऑब्जेक्टिव यही बना कि अल्फा पर राइट हैंड लिमिट अपने को इवेल्युएट करनी, तो इसको ऐसे लिख लिया लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा पॉजिटिव और फिर 2 कांस्टेंट है तो उसको अलग कर लेते हैं, 2 एज इट इज आ गया और फिर अपने को मिला ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा और डिनोमिनेटर में अपने को मिल जा रहा है ई रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और फिर माइनस ई रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। तो अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अपने को यूनिफॉर्म फंक्शन दिया गया है तो लिमिट इवेल्युएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो जब यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया जा रहा है तो देखो हुआ है कि जब x के प्लेस पर अल्फा पुट किया जाएगा, ठीक है ना, मतलब x टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा का ही मतलब यहाँ पर निकल कर आया है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर x दिया गया है तो यानी कि x मस्ट बी पॉजिटिव, तो इस वजह से अल्फा के राइट में बात हो रही है यहाँ पर। तो अब देखो हुआ ये कि ये बन गया है 0 तो ln 0 की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। फिर डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम क्वांटिटी थी तो ये भी बन गया इन्फिनिटी, तो ये अपने को इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ये वाली फॉर्म मिली। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इसको सबसे पहले तो एल हॉस्पिटल रूल से सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। तो जब एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे तो 2 तो एज इट इज है, फिर लिमिट अपने को ऐसे देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा पॉजिटिव और जब एल हॉस्पिटल रूल का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिखा सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो ln समथिंग का डेरिवेटिव बन गया 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन रूट एक्स फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा और फिर रूट एक्स माइनस रूट अल्फा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव बना 1/2 रूट एक्स और फिर रूट अल्फा का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा तो उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे मिल गया 1/2 रूट एक्स फिर माइनस का 0 आ जाएगा तो 1/2 रूट एक्स में से 0 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही क्वांटिटी बचेगी। तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखते हैं तो ln समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, तो ये बना e रेज टू x और फिर माइनस e रेज टू अल्फा और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में अब अपने को e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू अल्फा को डिफ्रेंशिएट करना है। तो e रेज टू एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e रेज टू समथिंग का डेरिवेटिव e रेज टू समथिंग फिर समथिंग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव बना 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स और फिर इसकी अगर बात की जाए तो ई रेज टू अल्फा तो एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 जब करेंगे मतलब किसी क्वांटिटी से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्टेंट वही क्वांटिटी बन जाएगी, तो ये अपने को इस तरह से मिल गया। तो अब ये मतलब 1/2 रूट एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाले टर्म्स तो कैंसिल हो गए। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो यहाँ से एक जो चीज़ अपने को मिल रही है ये तो डिनोमिनेटर में रहेगा। सबसे पहले तो 2 को अलग किया, 2 एस था, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा पॉजिटिव
और ये अपने को मिल जाएगा। और देखो ये वाली जो क्वांटिटी दी गई, ये वाली क्वांटिटी ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो पलट के न्यूमरेटर में जाएगी। तो ऐसे बन गया ई स्क्वायर रूट ऑफ मतलब ई रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ई रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा। और फिर डिनोमिनेटर में ये वाली क्वांटिटी बच जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा। और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में ई रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बना। तो अब अगर अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज़ करके इसको अलग से इवेलुएट कर ले तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब ई रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये ऐसे आ गया। तो अब फर्दर जब इस लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 और इस लिमिट को इवेलुएट करने के बाद डिनोमिनेटर में अपने को मिल जाएगा ई रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा। अब अपने को इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो जब इस लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया गया। तो जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया गया तो यहाँ से एक चीज़ ऐसी हुई तो ई रूट एक्स तो ये बन गया 0 और ये बन गया 0 तो 0/0 फॉर्म बनी। फिर चाहे तो फिर से लॉपिटा यूज़ कर लेते हैं। तो अगर फिर से एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ किया जाएगा तो ये अपने को ऐसे मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा पॉजिटिव मतलब चाहे तो स्टैंडर्ड लिमिट का भी यूज़ किया जा सकता था मगर लॉपिटा से क्वेश्चन कॉम्परेटिवली जल्दी फिनिश हो जाएगा। नहीं, अगर स्टैंडर्ड लिमिट का भी यूज़ करते हैं तब भी आराम से इक्वेशन खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, सबसे पहले यही चीज़ क्लिक की कि लॉपिटा का यूज़ करते हैं तो लॉपिटा से ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ई रेज टू समथिंग का डेरिवेटिव बन जाएगा ई रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये ऐसे आ गया। और फिर इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया था तो मतलब ये आ गया -0। फिर डिनोमिनेटर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स और इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। तो देखो ये 0 का तो कोई खास मतलब रहा नहीं तो इसको चाहे तो हटा दें। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से देखो एक चीज़ ये हुई थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये वाली क्वांटिटी तो कैंसिल आउट होगी। फिर जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा तो ये ई रेज टू अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिलहाल क्वांटिटी अपने को ऐसे दिखी ट्वाइस ऑफ ई रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई ई रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करिए, बन गया 2। तो इस तरह से हुआ ये कि अंदर वाला जो फंक्शन था उसकी लिमिटिंग वैल्यू अपने को 2 मिल चुकी है। तो यानी कि अब इफेक्टिवली अपने को एफ ऑफ 2 की वैल्यू को इवेलुएट करना है। यानी कि अब अपने को वैल्यू चाहिए साइन ऑफ पाई मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मिल जाएगा साइन पाई/6 और साइन पाई/6 मतलब 1/2 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर अपने को मिला 0.50 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो बच्चों जे एडवांस 2022 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में इस लिमिट की वैल्यू अपने को बीटा दी गई है, फिर 6 बीटा की वैल्यू अपने को बतानी है। तो अब देखो बात ये हो रही है कि यहाँ पर जो भी फंक्शंस दिए गए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यूनिफॉर्म फंक्शंस है तो लिमिट इवेलुएट करने का जो सबसे पहला तरीका होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट को इवेलुएट कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो जिसकी वजह से ये 1 बन गया है मतलब e पावर x स्क्वायर 1 e पावर x क्यूब 1 बन गया। फिर माइनस और यहाँ पर देखा जाए ये 1 बन गया। फिर इसकी वैल्यू कुछ भी होती रहे साइन 0 ये 0 बन गया। तो फिर ये प्लस अपने को 0 मिल गया। डिनोमिनेटर को देखा जाए तो 0 बन गया। तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। अब जब 0/0 फॉर्म बन गई है तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके इसको ईजिली सॉल्व किया जा सकता है और एल हॉस्पिटल रूल का ही यूज़ करेंगे। और उससे पहले काम ये कर लेते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको गायब करते हैं। तो देखो होता ये था कि अगर अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज़ करो तो मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स ये वाला जो टर्म है वो कुछ ऐसे लिखा है मल्टीप्लिकेशन में 1/sin स्क्वायर एक्स। तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से लिखा हुआ है। तो जब लिमिट अप्लाई की जाएगी तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट से होगा ये कि लिमिट इस पूरे फंक्शन पर भी आ गई है एंड मल्टीप्लिकेशन लिमिट इस 1/sin स्क्वायर एक्स इस फंक्शन पर भी आ गई है। तो जब इस लिमिट को इवेलुएट कर रहे हैं तो एक काम ही करते हैं कि इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो इस लिमिट की वैल्यू बन चुकी है 1। तो अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि ये जो लिमिट दी गई थी न्यूमरेटर पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में अपने को एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो अब इस लिमिट को सॉल्व करते हैं और उससे पहले एक काम ही करते हैं, या तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल एक काम ही करेंगे कि सीरीज एक्सपेंशन से इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो ई पावर एक्स क्यूब यानी कि ई पावर एक्स की सीरीज को यूज़ कर लेते हैं। और देखो हुआ ये था कि डिनोमिनेटर में अब अपने को एक्स क्यूब मिल चुका है
तो जब सीरीज एक्सपेंशन यूज़ कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में मैक्स टू मैक्स एक्स क्यूब वाले टर्म तक ही एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि देखो अगर एक्स क्यूब से ज़्यादा बड़े पावर वाले टर्म भी एक्सपैंड कर दो, तो जैसे मान लेते हैं एक्स पावर 4 वाला टर्म एक्सपैंड किया, एक्स पावर 5 वाला टर्म एक्सपैंड किया, एक्स पावर 6 वाले टर्म तक एक्सपैंड करके ले गए। और देखो होगा ये कि डिनोमिनेटर में तो एक्स क्यूब दिया गया है, तो इंडिविजुअली इसके डिनोमिनेटर में जब एक्स क्यूब जाएगा तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब बच जाएगा। अब एक्स जीरो की तरफ जाने की वजह से होगा ये कि ये वाला टर्म जीरो बन जाएगा, ये वाला टर्म जीरो बन जाएगा, ये टर्म भी जीरो बन जाएगा। आगे फर्दर जितने भी टर्म्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे टर्म्स जीरो बन जाएंगे। तो इस वजह से अपना ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जब सीरीज एक्सपेंशन को यूज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जो एक्स की पावर है, न्यूमरेटर में भी एक्स की उतनी पावर तक ही सीरीज को एक्सपेंड करके लिखेंगे। तो अब e पावर एक्स क्यूब इसका एक्सपेंशन जब लिख रहे हैं तो e पावर एक्स सीरीज का एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये अपने को मिलेगा 1 प्लस एक्स, तो x की जगह पर ये बन गया एक्स क्यूब, तो इसका एक्सपेंशन खत्म हो गया। फिर माइनस, अब ये जो एक्सपेंशन है, एक काम करते हैं यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर लेते हैं, तो ये अपने को ऐसे मिल जाएगा 1 प्लस एन, और एन का काम कर रहा था 1/3, और फिर x का काम कर रहा है माइनस का एक्स क्यूब, और इस एक्सपेंशन को भी यहीं पर रोक देंगे और जितने भी हायर पावर टर्म्स मिल रहे हैं उनको निग्लेक्ट करके चले हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए फिर प्लस, और यहाँ पर ये ब्रैकेट आ गया। अब इसके साथ में एक काम करते हैं, फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं, तो बन जाएगा 1 प्लस एन दैट इज 1/2, और x के प्लेस पर यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, और फिर ये -1 इस तरह से दिया गया है। इसके साथ में देखो साइन x गिवन था, तो अब साइन x की सीरीज अगर लिखें तो साइन x की सीरीज मिल जाएगी x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इसको 6 ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो अब ये सीरीज एक्सपेंशन जब यूज करेंगे तो न्यूमरेटर काफ़ी हद तक अपने को ऐसा दिखाई दिया। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, अब एक ये एक्स क्यूब वाला टर्म आया, और फिर ये वाला टर्म देखो नेगेटिव बन गया था और बाहर एक माइनस है, यानी कि ये वाला टर्म फिर बन जाएगा पॉजिटिव, और ये फिर ऐसे लिखा जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए प्लस, अब देखो यहाँ पर हुआ है कि इस 1 से ये 1 कैंसिल हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इस x का इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन अपने को मिल रहा था एक्स स्क्वायर, मतलब ये ऐसे मिल रहा था माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का एक्स क्यूब बन जाएगा, तो इसको माइनस साइन बना के लिख लेते हैं, तो ये माइनस अपने को ऐसे मिल गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 वाला टर्म था, इसका माइनस एक्स क्यूब बाई 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर देखो एक्स पावर 5 का टर्म मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हायर पावर टर्म्स मिलेंगे अपने को, तो हायर पावर टर्म्स ऐसे आ गया। और डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए तो डिनोमिनेटर में अपने को एक्स क्यूब मिल रहा था, और यहाँ पर लिखा जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो अब फर्दर यहाँ से अगर देखा जाए तो इस मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर जब सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखो फिर से चाहो तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हो, तो देखो 0/0 फॉर्म बनेगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं, तो जब फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखो एक्स क्यूब वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एक्स पावर 3 वाले टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन होकर कैंसिल हो गए। अब ये एक्स की हायर पावर के टर्म्स थे, तो यहाँ पर जब एक्स क्यूब से डिवाइड किया जाएगा तब भी एक्स के टर्म्स बचते ही रहेंगे, और वो सारे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, यानी कि अब अपने पास जो चीज़ बच रही है वो ऐसे हो जाएगी। एक्स क्यूब निकाल लिया था यहाँ से तो 1 बचा, फिर यहाँ से एक्स क्यूब निकाल लिया था 1/3 बचा, यहाँ से एक्स क्यूब निकाल लिया था माइनस का 1/2 बचा, इसके आगे सब कुछ 0 था, तो यानी कि लिमिट बीटा की वैल्यू अपने को ये मिल गई है। तो अब इसको एलसीएम से अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो एलसीएम आ गया है 6, तो यहाँ पर 6 मिला, प्लस का 2 और माइनस का 3। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से अपने को मिल गया 5 डिवाइडेड बाई 6। तो देखो बीटा की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 6 मिली, और अपने को 6 बीटा की वैल्यू पता करनी थी, तो 6 बीटा की वैल्यू अपने को मिल गई 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल गया 5, तो 6 बीटा की वैल्यू 5 बनी। तो बच्चों जे एडवांस लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में अल्फा बीटा 2 रियल नंबर्स दिए गए और इस लिमिट की वैल्यू अपने को 2 दी गई है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को इवैल्यूएट करनी है। तो अब यहाँ पर एक काम ही करें कि सबसे पहले तो न्यूमरेटर में अपने को यूनिफॉर्म फंक्शन दिखाई दे, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है तो वो तो यूनिफॉर्म फंक्शन बना ही बना। तो यहाँ पर लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर लेते हैं। तो जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया गया, ये बन गया 0 और ये बन गया 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई।
तो अब यहाँ पर एक काम करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कर लिया जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल का जब यूज़ कर रहे हैं तो न्यूमरेटर वाले फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो अल्फा बाई 2 तो कांस्टेंट है, अल्फा बाई 2 को अलग कर लिया और इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को जब डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है तो लिबनीज रूल का यूज़ किया जाएगा। तो इसमें हुआ ये कि अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, तो अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 मिल गया, फिर इंटीग्रैंड में टी के प्लेस पर अपर लिमिट को पुट कर देंगे तो मिल गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद अपने को मिलेगा माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो लोअर लिमिट 0 था, उसका डेरिवेटिव 0 बनेगा और उसके साथ में कुछ भी आएगा वो सारी की सारी चीज़ें वैसे खत्म हो जाएगी, यानी कि इस पोर्शन को सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा जा सकता है। फिर प्लस बीटा एस इज गिवन था। अब एक काम करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स कॉस एक्स को, तो ये बना फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो यानी कि माइनस एक्स साइन एक्स और फिर प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज कॉस एक्स, तो ये ऐसे आ गया। अच्छा, अब फिर डिनोमिनेटर को जब डिफ्रेंशिएट किया गया तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बन जाएगा 3x स्क्वायर और लिमिट एस इज गिवन थी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और इस लिमिट की वैल्यू अपने को 2 दी गई थी। तो अब देखो होता ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है तो एक काम ये कर लिया जाएगा कि सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले एक काम ये कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो अल्फा बाई 2 ये एसिड आ गया, फिर प्लस बीटा टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये ऐसे आ गया, और फिर ब्रैकेट में अपने को दिया गया था कॉस एक्स एंड माइनस का एक्स साइन एक्स। और फिर अब डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर अपने को ऐसे मिल गया 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर और इसके साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आ जाएगा, और लिमिट अपने को एस डीज की वन थी, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये स्टेटमेंट एस डीज दिया गया था। अच्छा, अब फर्दर जब सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पर किया जा रहा है तो इसको एक काम करेंगे, सबसे पहले तो अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 तो एस डीज आ गया है अल्फा बाई 2 और फिर प्लस, अब देखो वही कि इस ब्रैकेट का बीटा टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये अपने को मिल गया बीटा टाइम्स और ये बन जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस का एक्स साइन एक्स और फिर माइनस का बीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर और इसके साथ में ये बन गया है कॉस एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स। अच्छा, अब फर्दर अगर देखा जाए तो ये 3x स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एस इज गिवन था। तो अब जब सीरीज एक्सपेंशन से न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो अल्फा बाई 2 एस टीज है, फिर प्लस बीटा एस टीज आ गया, और कॉस एक्स की सीरीज को अगर लिखा जाए तो कॉस एक्स की सीरीज अपने को मिलेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और फिर x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को 24 लिख लेते हैं और सीरीज एक्सपेंशन को यहीं पर रोक देते हैं। अब सीरीज एक्सपेंशन को यहीं पर इस वजह से रोक दिया जा रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स जब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो x पावर 4 तक के टर्म्स जनरेट होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद माइनस एक्स ये एस आ गया और साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन अगर लिखे तो ये मिल जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, तो इसको 6 करके ऐसे ही छोड़ दिया गया, और फिर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर ये ऐसे गिवन था। फिर सेकंड ब्रैकेट में सीरीज एक्सपेंशन यूज़ कर लेते हैं, तो कॉस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन अगर लिखें तो ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो इसको यहीं पर रोक देते हैं, और फिर माइनस ये अपने को दिया गया था एक्स साइन एक्स, तो एक्स एस्टेज आ गया, और फिर साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन अगर लिखे तो ये मिल जाएगा अपने को एक्स माइनस, और अगर एक्स क्यूब तक जाते हैं तो एक्स क्यूब यहाँ पर लिखा और x से मल्टीप्लाई होगा उसका, तो x पावर 4 टर्म और 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 टर्म वहाँ तक चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। तो मतलब जो साइन x की सीरीज थी उसको सिर्फ और सिर्फ x पर रोक दिया गया, क्योंकि देखो बाहर एक्स स्क्वायर होने की वजह से अभी एक्स स्क्वायर का हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में अपने को 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एस इज गिवन था। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और लाइक पावर टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा ये अपने को इस तरह से मिल गया कांस्टेंट के रूप में, और फिर नेक्स्ट x का अगर टर्म देखा जाए तो x के टर्म्स फिलहाल अपने को नहीं मिल रहे, तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को तो एस लिख दिया,
अब देखो एक्स स्क्वायर का टर्म अपने को एक यहाँ से जनरेट होता हुआ दिख रहा है और इसके साथ में अपने को मिलेगा माइनस बीटा बाई टू, तो ये आ गया माइनस बीटा बाई टू। और फिर अगर एक्स स्क्वायर का टर्म देखा जाए तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा जो कि माइनस एक्स स्क्वायर है, और बीटा से मल्टीप्लाई होकर वो बनेगा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कर चुके थे तो माइनस बीटा बचेगा सिर्फ। तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स यहीं से जनरेट होंगे, फिर एक्स स्क्वायर का एक टर्म यहाँ से जनरेट होगा जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से भी अपने को मिल गया है माइनस बीटा। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद एक्स स्क्वायर का टर्म फिलहाल कहीं से जनरेट होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऐसे आएगा और फिर जब ये एक्स स्क्वायर आया है तो अब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स पावर 4 का टर्म बनेगा, तो यानी कि अपने को सिर्फ और सिर्फ चीज़ें यहीं तक मिलेंगी। अच्छा, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो एक्स पावर 4 का टर्म आएगा और इसके साथ में बीटा के कई टर्म्स अपने को मिल रहे होंगे। तो अब इसको एज इट इज लिख लेते हैं, मतलब इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसके ब्रैकेट को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो ये 3x² टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली चीज़ ऐसे दी गई थी। अब देखो सीरीज एक्सपेंशन के आगे वाले टर्म्स इस वजह से डिस्कार्ड कर दिए गए थे क्योंकि अगर इसको एक्सपेंड करते तो हो सकता है आगे एक्स पावर 5 का टर्म मिलता, एक्स पावर 6 का टर्म मिलता और x 0 की तरफ जा रहा था, यानी कि आगे आने वाले सारे टर्म्स वैसे भी 0 हो जाते हैं। तो इस वजह से सीरीज एक्सपेंशन को सिर्फ और सिर्फ यहीं पर रोक कर चले हैं। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं कि यहाँ से अगर मैं इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो देखो वह है कि डिनोमिनेटर वाला टर्म इसके नीचे आया। अब देखो लिमिट की वैल्यू अपने को दी गई थी क्वेश्चन में, लिमिट की वैल्यू थी 2 और स्टेटमेंट ऐसे थी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अब इस लिमिट की वैल्यू 2 गिवन है अपने को, मतलब फाइनाइट क्वांटिटी है, तो यानी कि डिनोमिनेटर में तो x का टर्म बचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में x का टर्म बचा और न्यूमरेटर में नॉन x वाला टर्म बच रहा तो यानी कि ये वाली चीज़ तो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब इस वाले टर्म के नीचे जब डिनोमिनेटर आया तो वो वाला टर्म बन गया इन्फिनिटी, उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म तो होना ही नहीं चाहिए। तो अगर ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए तो मतलब यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर देंगे कि α/2 प्लस बीटा दिस मस्ट बी 0। तो यानी कि ये वाला टर्म 0 हो गया, मतलब ऐसा कोई टर्म अपने को मिला ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म 0 हो चुका है। अब फिर अगर देखा जाए तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ इतने टर्म्स मिल रहे हैं। अब इतने टर्म्स जब बचे हैं तो ये वाला जो टर्म आया था, मतलब ये जो डिनोमिनेटर था, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, फिर ये बीटा वाले टर्म्स बचे और डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म बचा। ठीक है, तो अगर इसको लिख लिया जाए तो यहाँ से तुम इसको ऐसे देखो तो ये माइनस का 2 बीटा और माइनस का बीटा बाई 2, तो 2 2 जा 4 1 5, तो माइनस का 5 बीटा बाई 2 ऐसे बन गया। तो माइनस का 5 बीटा बाई 2 ये टर्म न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में अगर तुम देखो 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और x अपना 0 की तरफ जा रहा था, और फिर प्लस। अब देखो इस वाले टर्म के डिनोमिनेटर में भी ये वाली चीज़ आएगी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल है, तो यहाँ पर ऐसे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट आएगा और फिर डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाली चीज़ आ रही। अब देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट से होता है ये कि लिमिट इंडिविजुअली सभी टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि लिमिट यहाँ पर भी आएगी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट यहाँ पर भी आएगी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो जब लिमिट यहाँ पर आई तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया। इसके आगे x वाले टर्म्स होते हैं तो वो तो न्यूमरेटर में ही मिलते हैं अपने को, वो भी सारे के सारे 0 हो गए, यानी कि ये टर्म्स तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब यहाँ पर जब x के प्लेस पर 0 रखा गया था तो ये 0 की वजह से खत्म हो गया, तो यानी कि यहाँ पर अपने पास सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ बच रही है वही लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। मतलब यहाँ से अपने को मिल गया है माइनस 5 बीटा डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 इक्वल टू 2। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू अपने को यहाँ से मिल जा रही है। तो बीटा अपने को मिल गया माइनस 6/12/5, तो बीटा की वैल्यू आ गई है माइनस 12/5। तो α/2 को फिर यहाँ से लिखा जा सकता है 12/5, और फिर अल्फा यहाँ से मिल गया अपने को 24/5। तो अल्फा प्लस बीटा इस वैल्यू को लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों का समेशन, तो ये मिल गया 12/5। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए डेसिमल फॉर्म में, अभी जो क्वेश्चन था डेसिमल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये मिल गया अपने को 5 दूनी 10 और 5 के 20, यानी कि 2.4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बना 2.4। तो बच्चों जे एडवांस का अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है जो कि x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 दी गई है, इस लिमिट की वैल्यू अपने को 1 देगी फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। फिर x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स अपने को बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन बन सकता है।
तो देखो अब एफ एक यूनिफॉर्म फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर लिमिट इवेलुएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे तो ये t पावर 10 और f बन गया। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो माइनस ये फिर से t पावर 10 एंड f बन गया। डिनोमिनेटर में अपने को मिल जाएगा 0। तो इस तरह से ये 0/0 फॉर्म अपने को मिल गई है। तो जैसे 0/0 फॉर्म बनी तो एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ किया जा सकता है। तो जब एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो t टेंडिंग टुवर्ड्स x, तो यानी कि t एज अ वेरिएबल ट्रेंड ट्रीट किया जाएगा और x एज अ कांस्टेंट लेकर चलेंगे फॉर टाइम बीइंग। तो अब t वेरिएबल था, fx को थोड़ी देर के लिए अलग किया ऐसे। फिर t पावर 10 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10t⁻⁹ ये ऐसे मिल गया। फिर माइनस x⁻⁻10 एज अ कॉन्स्टेंट ही अलग हो गया और f का डेरिवेटिव f' अपने को मिल गया। डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए तो डिनोमिनेटर में x⁻⁹ इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। t⁻⁹ का डेरिवेटिव मिलेगा अपने को 9t⁻8 और फिर ये अपने को दिया गया था लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स x और इस लिमिट की वैल्यू अपने को 1 दी गई थी। अच्छा, फिर फर्दर एक काम ये कर सकते हैं कि अब फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यूनिफॉर्म फंक्शन बनाए तो t के प्लेस पर वापस से x को पुट किया जा सकता है। तो जैसे t के प्लेस पर वापस से x को पुट किया गया तो ये अपने को रिजल्ट देगा 10 और x⁻⁹ और ये fx बन गया है। फिर नेक्स्ट ये माइनस और x⁻⁻10 और ये फंक्शन बन गया f'(x) और राइट हैंड साइड पे फिर अपने को मिल जाएगा 9x⁻⁸ तो देखो दोनों तरफ से x⁻x मतलब x⁻8 को कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ से रिजल्ट अपने को मिल गया है 10 टाइम्स x और ये बन गया fx, फिर माइनस का x² f'(x) और फिर राइट हैंड साइड पर अपने को मिल गया है 9। अच्छा, अब यहाँ से एक काम ये किया जा सकता है कि ये जो अपने पास रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और यहीं से अपने को fx फंक्शन एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से मतलब सॉल्व किया जाए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपने को चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं कि जहाँ पर f'(x) लिखा हुआ है उसको तो dy/dx लिख लेते हैं और जहाँ पर fx लिखा हुआ है उसको y लिख लेते हैं। तो अब इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है और सारे के सारे टर्म्स को एक काम ही करते हैं, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इफेक्टिवली किया ये। तो ये अपने को मिल जाएगा x² और फिर dy/dx, फिर नेक्स्ट माइनस का 10xy और इक्वल टू ये अपने को मिल गया है 9। अच्छा, फिर एक काम ये कर लेते हैं और 9 नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। फिर एक काम ये कर लिया गया कि पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड किया ये बन गया है dy/dx और फिर माइनस 10/xy इज इक्वल टू माइनस 9/x²। तो अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि मिलती थी अपने को dy/dx प्लस py इक्वल टू q, अगर इसे कंपेयर कर लिया जाए तो यहाँ पर देखो हुआ है कि p की वैल्यू तो अपने को मिल चुकी है माइनस का 10/x एंड q अपने को मिल चुका है माइनस 9/x²। तो अब एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवेलुएट कर लेते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को मिलेगा e⁻⁻p dx। तो जब इसको इवेलुएट किया जा रहा है तो ऐसे आ गया e⁻⁻ और p से जो -10 इसको अलग कर लिया और ये बन गया 1/x देन dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन तो अपने को नेचुरल लॉग ऑफ x मिल जाएगा। तो ये इस तरह से ऐसे बन गया e⁻⁻10 और नेचुरल लॉग ऑफ x। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अपने को ऐसे मिल जाएगा a⁻⁻ लॉग ऑफ x⁻⁻10। तो फर्दर अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से अपने को जो नेट रिजल्ट मिलेगा दैट इज 1/x⁻10। तो इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को ये मिल चुका है। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा जा सकता है y मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर dx। अब लास्ट में क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया जाएगा। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिल गया y/x⁻10 इज इक्वल टू, और q को देखा जाए तो -9/x² गिवन था तो माइनस को अलग किया और ये इंटीग्रेशन q और 9 को अलग कर लेते हैं तो 1/x² मिल गया और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x⁻10 था तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। देन ये आ गया है dx। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें मतलब राइट हैंड साइड को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो -9
और ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू माइनस 12 डी एक्स। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो -9 एसिज आया, और फिर x रेज टू -11 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब x रेज टू -12 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये x पावर n की तरह इंटीग्रेट होगा। तो x पावर n का इंटीग्रेशन बनता था x पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो -12+1, तो ये -11 बचेगा और डिनोमिनेटर में भी -11 आ गया। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बन रहा है दैट इज y डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 10। तो y डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 10 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो प्लस ये मिला अपने को 9 डिवाइडेड बाई, और इसको थोड़ा साफ से लिखते हैं तो ये अपने को ऐसे मिल जाएगा y डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 10, फिर 9 डिवाइडेड बाई 11 एक्स रेज टू 11, और फिर यहाँ पर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने को मिल जाएगा k। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, k की वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए क्या कोई एडिशनल कंडीशन है? हाँ, f ऑफ 1 इक्वल टू 2 दिया गया था, तो जैसे इस कंडीशन का यहाँ पर यूज़ करते हैं तो x के प्लेस पर 1 रखते हैं और y के प्लेस पर यहाँ पर 2 रख दिया जाएगा। तो ये अपने को मिल गया 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 11 प्लस k। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो k की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल जाएगी, k इज इक्वल टू 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 11। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 22 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया गया तो 2 और 8, तो ये 13 बन जाएगा। तो 13 डिवाइडेड बाई 11, तो 13 और 9 22 हो जाएगा। तो k की वैल्यू अपने को 13/11 मिल गई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो फाइनल सोल्यूशन मिल रहा है वो अपने को मिल रहा है y डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 10, तो y डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 10 और फिर इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 11 एक्स रेज टू 11, और फिर प्लस, और k की वैल्यू अपने को मिल गई थी 13/11। तो इसको पुट कर देते हैं तो ये बन गया था 13 डिवाइडेड बाई 11। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि fx पूछा गया था, यानी कि एग्जैक्टली y अपने को चाहिए, तो x रेज टू 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से y अपने को मिल गया है 9 डिवाइडेड बाई 11 और एक x यहाँ पर बचेगा, फिर 13 डिवाइडेड बाई 11 और फिर x रेज टू 10। तो 9/11x और 13/11, तो 13/11, तो 13/11x ये अपने को ऐसे मिल रहा था। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मगर हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यही अपने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो fx फंक्शन अपने को मिल गया 9/11x और फिर 13/11x रेज टू 10। तो ये जो 31 दिया है, अगर इसको 31 की जगह 13 कर दे तो बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जेई एडवांस का इक्वेशन सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया 1 और मोर करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में इस लिमिट की वैल्यू 0 दी गई है और अपने को अल्फा बीटा वैल्यूज़ पर कमेंट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब देखो होता ये है कि x जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो अपना जो 1/x या फिर 1/x² है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा। तो अब देखो वेरी स्मॉल एंगल की जब भी बात हो रही है तो जो अपना साइन ऑफ यहाँ पर अगर देखा जाए 1/x², तो ये जो 1/x² था 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1/x² के इक्वल होगा। तो यानी कि साइन 1/x² को 1/x² लिखकर इस लिमिट को इवेल्युएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सिर्फ और सिर्फ x की बात करें तो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यानी कि 1 + x और x में किसी प्रकार का अंतर नहीं रह जाएगा। तो यानी कि जो नेचुरल लॉग दिया गया, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x, इसको अप्रॉक्सीमेटली नेचुरल लॉग ऑफ x लिखकर कैलकुलेशन की जा सकती है। तो अब इन मैनिपुलेशंस के साथ जब इस लिमिट को इवेल्युएट कर रहे हैं तो इस लिमिट को लिखा जा सकता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये बन गया है साइन x², जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी, -1 और 1 के बीच में, मालूम नहीं एग्जैक्टली क्या होगी, मगर हाँ ये -1 और 1 के बीच में ऑस्किलेट करता हुआ एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा। फिर ये अपने को मिल गया नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू अल्फा, और इसको लिख लेते हैं 1/x²। तो जो 1/x² आया है तो वो न्यूमरेटर में ऐसे 1/x² आएगा, तो x² वाला पोर्शन डिनोमिनेटर में जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगर बात की जाए तो x रेज टू अल्फा बीटा पहले से गिवन था, यानी कि डिनोमिनेटर में अपने को मिल जाएगा x रेज टू अल्फा बीटा और +2। ये जो +2 वाली पावर आई है ये न्यूमरेटर में 1/x², जब साइन 1/x² को 1/x² लिख रहे थे उसकी वजह से आया है। और ये वाला जो टर्म बचा हुआ था ln, मतलब डिनोमिनेटर में अपने को ये वाला टर्म मिल जाएगा ln x रेज टू बीटा, और जब इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये न्यूमरेटर में
ln, मतलब न्यूमरेटर में जब ये शिफ्ट होगा तो ये ऐसे बन जाएगा ln x रेज टू पावर माइनस बीटा। तो जैसे ये बना तो यानी कि अब ln ये वाला जो टर्म था न्यूमरेटर में अपने को ऐसे मिल जाएगा। तो इस तरह से हुआ ये कि अब इस लिमिट की वैल्यू अपने को 0 मिलनी शुरू हो गई। मतलब हुआ है कि ये जो ln 1 प्लस एक्स गिवन था इसके प्लेस पर आ गया ln x, और इसकी पावर बीटा बनी थी, इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया गया तो न्यूमरेटर में ln x रेज टू अल्फा माइनस बीटा मिला, डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म अपने को मिला। अब देखो यहाँ पर कहा यह गया है कि इस लिमिट की वैल्यू 0 होगी। तो इस लिमिट की वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब ये वाली जो चीज़ दी गई है, ठीक है ना, ये वाली जो चीज़ है ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाए, क्योंकि इससे कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर अगर इसको देखा जाए इन्फिनिटी जब आर्गुमेंट दिया जाएगा तो अब यहाँ पर ये जो ln x और ये जो अपने पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वाला टर्म हो गया, तो अगर इनकी रेट ऑफ चेंज को भी देखा जाए तो जो डिनोमिनेटर में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया गया उसका रेट ऑफ चेंज लॉगरिथमिक फंक्शन के रेट ऑफ चेंज से कहीं ज़्यादा होगा। तो अब बात यह कि इस लिमिट की वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब अल्फा प्लस मतलब अल्फा बीटा प्लस 2 ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाए। अब जैसे ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो लिमिट की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी। तो अब जैसे ये कंडीशन अपने को मिली है तो यानी कि अल्फा बीटा प्लस 2 ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब यहाँ से ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में अगर अल्फा बीटा की वैल्यूज पर देखा जाए तो ये अपने को मिल जा रहा था -3 + 2, तो ये कभी भी ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन को देखें तो -1 + 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन सही हो गया। फिर अगर फोर्थ ऑप्शन को देखें तो -2 + 2 तो 0 ग्रेटर देन 0 मिला, यानी कि ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऑप्शंस बी एंड सी आर द करेक्ट चॉइसेस। तो जे एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में f(x) एक फंक्शन है जिसकी डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और f(x) फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ n अगर x की वैल्यू 1/n+1 से 1/n इस सेमी क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग करे जहां पर n एक नेचुरल नंबर दिया गया। g एक फंक्शन है जिसकी डोमेन और कोडोमेन f(x) फंक्शन की तरह है। फिर यहाँ पर gx फंक्शन इन दो फंक्शंस के बीच में सैंडविच हुआ है। फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा था 0 to 1 इस ओपन इंटरवल को, तो फिर अपने को इस लिमिट की वैल्यू को इवेल्युएट करना था। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ऐसे समझते हैं कि अगर इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करते हैं तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन को तुम इवेल्युएट करोगे और यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही x के टर्म्स में दी गई है, तो यानी कि ये जो भी फंक्शन बनेगा ये वाला फंक्शन, तो ये डेफिनेटली x का कोई ना कोई फंक्शन आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, इस इनइक्वालिटी को थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। मतलब जब gx फंक्शन सैंडविच हो रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी टास्क हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पर ये जो फंक्शन जाएगा इसको मैनिपुलेट करके लिमिट को इजीली इवेल्युएट किया जा सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए hx कह के चलें, और ये अपने को 2√x ऐसे दिया गया था। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ ऐसे है कि f(x) स्क्वायर रूट ऑफ n के रूप में डिफाइन किया गया था, और x अपना ऐसे दिया गया x 1/n+1 से n इनफैक्ट 1/n ऐसे बिलोंग कर रहा था। तो एक काम ही करते हैं, इस इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जैसे इस इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने को रिजल्ट मिल जाएगा 1/x जो कि n से 1/n+1 ऐसे वेरी कर रहा होगा। तो यहाँ से देखो अप्रॉक्सीमेशन का यूज अगर किया जाए तो हुआ ये कि ये जो n है अप्रॉक्सीमेटली 1/x के इक्वल बन रहा है। तो एक काम ही करते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज ही दी गई हैं। तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ n मिला, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1/x के। तो अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो स्क्वायर रूट ऑफ n जो दिया गया था वो f(x) फंक्शन के रूप में डिफाइन किया गया था, यानी कि जो अपना f(x) फंक्शन बन रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/x फंक्शन ही बन जा रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो इनइक्वालिटी बनी है अब इस इनइक्वालिटी को 1/x इनफैक्ट f(x) से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब f(x) से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर चाहो तो f(x) ही लिखा रहने दो, तो f(x) ये ऐसे आ गया, और यहाँ पर भी f(x) ही लिख लेते हैं। तो ये f(x) मल्टीप्लिकेशन gx ऐसे बन गया है। मगर यहाँ पर एक काम ही करते हैं कि ये 2√x गिवन था, f(x) का मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर f(x) को 1/√x के रूप में लिख लेते हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर लिमिट को इवेल्युएट करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो ये वाली स्टेटमेंट ऐसे आ गई, और अपने को यहाँ पर मिल गया f(x) टाइम्स hx, और फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बन रहा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f(x) टाइम्स gx। राइट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया था, ये बन रहा था लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस लिमिट की वैल्यू 2 को टेंड कर रही है।
तो अब बात है कि लिमिटिंग वैल्यू जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमेशा वो टेंडिंग वैल्यू मिलती है, मगर इन प्रैक्टिस हमेशा उसको एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में लिखा जाता है। मतलब हुआ ये कि अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख दूँ x+2, और अगर ये कहा जा रहा है कि इसको इवैल्यूएट किया जाए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 का सिंपल मतलब ये हो गया कि अगर x 2 की तरफ टेंड करेगा तो ये जो आउटपुट है ये आउटपुट टेंड करेगा 4 की तरफ, ठीक है। मतलब व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, x+2 टेंडिंग टुवर्ड्स 4, मगर हम लोग लिख लेते हैं when x tending towards 2, x+2 is equal to 4। तो इन प्रैक्टिस वाली बात हो जाती है। तो अब इस लिमिट को अपने को इवैल्यूएट करना था, तो अगर इसी चीज़ के साथ आगे बढ़े तो इस लिमिट की वैल्यू अपने को मिल जाती है 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है दैट विल बी सी। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। तो बच्चों जे एडवांस 2025 का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में ये कहा गया कि x0 एक रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर gx ये फंक्शन दिया गया है जो कि x की हर रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो सिंगल करेक्टर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक काम ये करेंगे कि gx जो फंक्शन दिया गया है वहाँ पर देखो 3 के मल्टीपल में ये चीज़ें दी गई, मतलब ये भी 3 के मल्टीपल में, ये भी 3 के मल्टीपल में दिया गया, ये भी 3 के मल्टीपल में चीज़ दी गई है। और यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 2 और अल्फा इक्वल टू 3 पर अपने को चेक करना है। तो सबसे पहला काम तो यही कर लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू 3 पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा रिजल्ट अपने को 3 के मल्टीपल के रूप में दिया गया है। तो हो सकता है वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए और फंक्शन मतलब काफ़ी सिंपलर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, जिससे इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये जो इक्वेशन दी गई है यहाँ से एक काम करते हैं e⁻x0 इसको -x0 के रूप में लिख लेते हैं। तो जहाँ पर जरूरत पड़ेगी e⁻x0 को -x0 लिख कर चलेंगे। अच्छा, अब जब इस लिमिट को इवेल्युएट कर रहे हैं अल्फा के प्लेस पर रख दिया जाएगा 3, और लिमिट को एक काम करते हैं मॉड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये लिमिट ऐसे बनी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स x0, और gx फंक्शन को यहाँ पर पुट कर देते हैं दैट इज 3x e⁻x। यूनिफॉर्म फंक्शन है जो कि 3x और फिर अल्फा को 3 रखा था तो ये 3e⁻x बन गया, एंड -3 और ये x दिया गया। डिनोमिनेटर में अपने को मिल रहा था यहाँ पर 3 टाइम्स e⁻x प्लस 1, और फिर ये gx आ गया, फिर प्लस e⁻x0, तो इसके प्लेस पर -x0 पुट कर देते हैं। तो ये -x0 ऐसे आ गया। और डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए तो डिनोमिनेटर में x -x0 दिया गया है। तो अब अपने को इस लिमिट की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, देखते हैं ये 0 बनता है या फिर 2/3 बनता है या इनमें से कुछ भी नहीं बनता है। तो अगर कुछ भी नहीं बनेगा तो अल्फा इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे फर्दर। तो अब देखो यहाँ से एक काम ही करते हैं कि इस वाले पोर्शन में 3 को कैंसिल कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगहों से। तो इस तरह से हुआ है कि यहाँ पर तो लिमिट वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर ये ऐसे बचा x e⁻x फिर प्लस x फिर -e⁻x फिर -x, और फिर माइनस यहाँ पर अगर देखें तो ये x0 बच रहा है और इसके साथ में e⁻x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में अपने को मिल जाएगा e⁻x प्लस 1, जबकि x टेंडिंग टुवर्ड्स x0 ऐसे कंडीशन दी गई थी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो ये आ गया अपने पास x -x0। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब देखो एक चीज़ ऐसी हुई कि ये x वाले दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए। फिर अब यहाँ पर अगर देखा जाए लिमिट ऐसे दी गई थी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स x0। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए लिमिट को, तो यहाँ से देखो एक चीज़ ऐसे मिल गई अपने को। अब एक काम ये कर लेते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर किया जाए तो x0 e⁻x0 e⁻x0 x0 e⁻x0 और x0, तो यहाँ से और e⁻x0 को -x0 लिखा जा सकता है, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब जैसे ये 0/0 फॉर्म बनी, और एक काम ही करते हैं, मतलब 0/0 फॉर्म बन गई है, तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ कर रहे हैं तो फिलहाल x0 एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा और x एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव और फिर प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो x e⁻x का डेरिवेटिव ये मिल गया, फिर माइनस e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आ गया, फिर -x0 कांस्टेंट था तो इसको अलग कर दिया, और e⁻x प्लस 1 का डेरिवेटिव अपने को e⁻x के रूप में मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए तो डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इसको बोल देते हैं और सेकंड फंक्शन इसको बोल देते हैं, मतलब इसको कह दिया गया फर्स्ट फंक्शन, इसको बोल देते हैं सेकंड फंक्शन। तो अब जैसे प्रोडक्ट रूल डिनोमिनेटर में यूज़ किया गया तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। तो जब x -x0 का डेरिवेटिव करेंगे, x0 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव 1 मिल जाएगा।
फिर उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज x माइनस एक्स नॉट, और फिर e रेज टू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स अपने को मिल जाएगा। और यहाँ पर स्टेटमेंट थी लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स x नॉट। तो अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, देखो e रेज टू एक्स से e रेज टू एक्स कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपने पास x नॉट e रेज टू एक्स और ये x e रेज टू एक्स बचा। अब देखो x के प्लेस पर जैसे ही x नॉट पुट किया गया, क्योंकि अभी भी देखो तो न्यूमरेटर में यूनिफॉर्म फंक्शन है, डिनोमिनेटर में यूनिफॉर्म फंक्शन है, लिमिट इवेल्युएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जा सकता है। तो ये अपने को मिल जाएगा न्यूमरेटर में x नॉट e रेज टू एक्स नॉट और फिर ये माइनस x नॉट e रेज टू एक्स नॉट बन गया। तो न्यूमरेटर तो 0 बन गया। अब डिनोमिनेटर को अगर लिखना, मतलब अगर ना भी लिखा जाए तो कोई नुकसान नहीं है, ये e रेज टू एक्स नॉट प्लस 1 बना और फिर x टेंडिंग टुवर्ड्स एक्स नॉट, तो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 0 आ गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए ये न्यूमरेटर अपने को मिल गया है 0 और डिनोमिनेटर एक नॉन जीरो क्वांटिटी थी, तो नेट रिजल्ट अपने को मिल जाएगा 0। तो यानी कि ये जो लिमिट दी गई और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर बात करेंगे तो वो भी अपने को 0 मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो लिमिट दी गई थी, इस लिमिट की वैल्यू अल्फा इक्वल टू 3 के लिए 0 मिल रही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस। अब ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, इस वजह से बाकी ऑप्शन चेक करने की अपने को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बुद्धिमत्ता यही थी कि क्वेश्चन में ये 3 के मल्टीपल्स अपने को दिखाई दे रहे थे, तो सबसे पहले तो अपने को अल्फा इक्वल टू 3 के लिए ही चेक करना चाहिए था। अगर अल्फा इक्वल टू 3 के लिए कुछ नहीं मिलता तो फिर फर्दर अल्फा इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। अगर पहले अल्फा इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर अपने को मतलब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर बुद्धिमत्ता यही थी कि सबसे पहले अपने को अल्फा इक्वल टू 3 के लिए ही चेक करना चाहिए था। तो बच्चों IITJ एडवांस्ड का 2009 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो px एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल दिया गया है, एक्सट्रीमा इसका x इक्वल टू 1 और 2 पर दिया गया है, फिर ये लिमिट 2 के इक्वल है, तो फिर p ऑफ 2 की वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी है। तो p ऑफ 2 की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि p ऑफ x पता करें। तो यहाँ पर अपनी तरफ से p ऑफ x को अज्यूम कर लेते हैं, मतलब 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसको ऐसे लिख लिया गया ax रेज टू 4 फिर प्लस bx क्यूब फिर प्लस cx स्क्वायर फिर प्लस dx प्लस e। अच्छा, अब यहाँ से अगर तुम देखना शुरू करो तो हो ही रहा था कि 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर जब लिमिट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो लिमिट 1 पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी एंड px बाई एक्स स्क्वायर पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी कि लिमिट को ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फिर 1 फिर मिलेगा अपने को लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 px डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इस लिमिट की वैल्यू अपने को 2 दी गई थी। तो देखो ये कांस्टेंट फंक्शन था, तो यहाँ पर जब लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 ऑफ 1 की बात होगी तो आउटपुट अपने को 1 मिलेगा। तो यहाँ वाला 1 जो है उसको राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट कर दिया जाएगा तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन बच रहा है इस लिमिट की वैल्यू अपने को 1 मिल जाएगी। तो जैसे इस लिमिट की वैल्यू 1 मिली तो इसी के हिसाब से इसको मैनिपुलेट करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इस लिमिट की वैल्यू 1 बन गई है। अब जैसे इस लिमिट की वैल्यू 1 बनी तो यहाँ से अब अपने को a b c d e की वैल्यूज पर कमेंट करना है, ठीक है। तो एक काम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि ये जो लिमिट दी गई वो एग्जिस्ट हो रही और फाइनाइट क्वांटिटी 1 के इक्वल है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट तभी हो सकती है जब ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाए, और ये दोनों टर्म्स खत्म होंगे सिर्फ और सिर्फ d एंड e की वैल्यूज की वजह से। तो यहाँ पर d और e मस्ट बी 0। अब d और e जैसे ही 0 हुए तो यहाँ से फर्दर कंक्लूड करेंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फिर ये बन गया है ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मिल रहा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जब लिमिट को इवेल्युएट कर रहे हैं तो देखो हुआ ये कि लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिटिंग एक्सप्रेशन अपने को दिया गया है, ठीक है ना। तो लिमिटिंग कंडीशन दी गई है, लिमिट अपने को इवेल्युएट करना है इनफैक्ट। तो यहाँ पर देखो लिमिट इवेल्युएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यूनिफॉर्म फंक्शन है। तो 0/0 फॉर्म बना। अब 0/0 फॉर्म को मैनिपुलेट करने के लिए सिंपल करेंगे ये कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर रिजल्टेंट ऐसे मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ax स्क्वायर फिर प्लस bx प्लस c, ये ऐसे आ गया। और यहाँ पर देखो हुआ है कि ये 1 के इक्वल है। अब लिमिट मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट से देखें तो लिमिट इन पर और इस पर आ जाएगी, तो ये दोनों टर्म्स हो गए 0, यहाँ पर बचा सिर्फ और सिर्फ c। तो मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू 1 ही होगी। अब c की वैल्यू अगर 1 ही होगी
तो लिमिट की वैल्यू अपने को मिल चुकी है, मतलब लिमिटिंग स्टेटमेंट जो था वो फर्दर मैनिपुलेट हो चुका है। अब देखो एक चीज़ अपने को और दी गई, और इनफैक्ट यहाँ पर अपने को करना ये है कि a एंड b की वैल्यूज़ भी पता करनी होंगी, तब जाकर px पॉलिनोमियल एग्जैक्ट अपने को मिल पाएगा। तो अब देखो एक काम यहाँ से ये कर लेते हैं कि अब जो अपना px है, ये px ऐसा कुछ बच रहा होगा, ax पावर 4 फिर प्लस bx क्यूब देन c, और इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट और दी गई थी कि x इक्वल टू 1 एंड 2 एक्सट्रीमा है। तो एक्सट्रीमा होने का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि इसका जो डेरिवेटिव होगा x इक्वल टू 1 एंड 2 पर 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव पता कर लेते हैं। तो जब px का डेरिवेटिव पता किया जा रहा है तो p डैश x ये अपने को मिल जाएगा 4ax क्यूब फिर प्लस 3bx स्क्वायर देन 2x। अब ये p डैश x अपने को मिला। अब यहाँ पर करेंगे ये कि x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे, और x इक्वल टू 1 पर इनफैक्ट इसकी वैल्यू को 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब x इक्वल टू 1 पुट किया गया तो रिजल्टेंट बन रहा 4a प्लस 3b प्लस 2, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जब x को 2 पुट किया जाएगा, एक्सट्रीमा का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पर जो डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर जो p डैश x है उसको 0 से इक्वेट कर दिया, x इक्वल टू 2 पर भी p डैश x को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 2 रखा तो 8, और 8 4 जा 8 चौके 32, तो ये हो गया 32a। देन 2 रखा 4 3 12, तो 12b, और 2 रखा तो ये 4 इक्वल टू 0, ये ऐसे आ गया। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a एंड b की वैल्यूज पता की जा सकती है। तो एक काम कर लेते हैं कि पहली वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 चौके 16a हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12b, 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए अगर इनको, तो ये खत्म हो गया। तो 16a इज इक्वल टू, और माइनस का 4 बचा था, इक्वल टू 4 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए a की वैल्यू 4/16 मतलब 1/4 अपने को मिली। अब a की वैल्यू जैसे ही 1/4 आई है, फिर नेक्स्ट b की वैल्यू को पता कर लेते हैं। तो ये अपने को मिल गया 4 मल्टीप्लिकेशन 1/4, तो इसको 1 लिखा जा सकता है, मतलब a की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया गया। तो ये मिल गया 1 प्लस 3b और फिर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3b प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि b प्लस 1 इक्वल टू 0, b की वैल्यू अपने को मिल चुकी है -1। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू अपने को मिल चुकी थी। तो जो px पॉलिनोमियल बना, तो px पॉलिनोमियल अपने को मिल गया a, दैट इज 1/4 x पावर 4 फिर प्लस b, और ये बन गया है माइनस, ठीक है ना। तो x क्यूब देन c x स्क्वायर, तो c की वैल्यू 1 थी, ये आ गया x स्क्वायर। और क्वेश्चन में अपने को p ऑफ 2 की वैल्यू बतानी थी। तो अगर यहाँ से p ऑफ 2 को इवेल्युएट किया जाए तो p ऑफ 2 अपने को मिल जाएगा, ये हो गया 4 चौके 16, तो 16/4 देन माइनस का 8 और प्लस 4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से 4 4 8, तो ये हो गया 0। तो यानी कि इक्वेशन में p ऑफ 2 की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 0, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो बच्चों IIT JEE एडवांस्ड 2012 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में इस लिमिट की वैल्यू अपने को 2b साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, और फिर कंडीशन है b ग्रेटर देन 0, और थीटा इस सेमी ओपन इंटरवल -π to π इसको बिलोंग करता है। तो फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट में 4 ऑप्शंस अपने को दिए गए। तो देखो वही कि बेस और एक्सपोनेंट में यूनिफॉर्म फंक्शंस अपने को दिखे, तो लिमिट इवेल्युएट करने का तरीका हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x के प्लेस पर 0 आया, सबसे पहले ये 1 मिल गया, और x के प्लेस पर जैसे 0 आया तो ये 1 + 0 बन गया, मतलब बेस बन गया 1 + 0 यानी कि 1, और जो एक्सपोनेंट है वो बन गया इन्फिनिटी, यानी कि 1⁻∞ फॉर्म अपने को मिला। तो जब भी 1⁻∞ फॉर्म बनता है तो लिमिट की वैल्यू अपने को ऐसे मिल जाती e⁻, और फिर कंडीशन बन गई लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 यहाँ पर, फिर fx -1 हो जाता था। fx का काम ये ब्रैकेट कर रहा है, तो fx आ गया 1 + x टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 + b², और फिर -1, फिर मल्टीप्लिकेशन में gx आ जाता था, g का काम कर रहा है 1/x। तो ये लिमिट की वैल्यू आ गई, और क्वेश्चन में इस लिमिट की वैल्यू दी गई है 2b sin² थीटा।
तो अब एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, फिर जो भी कंडीशन बनेगी अकॉर्डिंगली उसको मैनिपुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि यहाँ पर इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये ऐसे बचेगा न्यूमरेटर में ln मतलब x टाइम्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये 1/x जो लिखा हुआ है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में x। फिर यहाँ पर देखो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ है कि पावर में सिर्फ और सिर्फ अपने को मिल रहा है e रेज टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर अपने को मिल रहा था 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर लॉग की स्माइली प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो देखो हो ये रहा था कि प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ की, अगर कभी भी लॉगरिथमिक टर्म अपने को ऐसे दिया गया a रेज टू लॉग ऑफ x बेस a, तो रिजल्टेंट हमेशा बन जाता था x। तो यहाँ पर अगर देखा जाए e रेज टू और लॉग का यहाँ पर बेस e गिवन था, तो यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, आउटपुट अपने को सिर्फ ये मिल जाएगा। तो यहाँ से एक काम ये करेंगे कि 1 प्लस बी स्क्वायर ये अपने को मिल चुका है 2b साइन स्क्वायर थीटा। तो अब एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे b से डिवाइड किया तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। थोड़ा सा इसको अगर एडजस्ट करके लिखा जाए तो राइट हैंड साइड मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस बी। अब देखो क्वेश्चन में b ग्रेटर दैन 0 दिया गया था। अब जब b ग्रेटर दैन 0 है, मतलब b को पॉजिटिव बोलकर चलें, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि इस चीज़ में हम लोग AMGM इनइक्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर b पॉजिटिव हो गया, 1/b पॉजिटिव हो गया, AMGM इनइक्वालिटी का जैसे यूज़ करेंगे तो b प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2 विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू b मल्टीप्लीकेशन 1 डिवाइडेड बाई b रेज टू 1/2। तो ये तो 1 मिल गया। फिर यहाँ से अगर तुम देखो तो b प्लस 1/b विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। तो अभी जो हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन किया था इस वाले स्टेप में, तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो b प्लस 1/b की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपने को दी गई थी। तो जैसे इसकी वैल्यू को पुट किया गया तो यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा ये अपने को मिल गया है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। अच्छा, अब 2 से अगर इस इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दे तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपने को मिल गया ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। अब देखो होता है ये कि साइन थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू ही 1 हो सकती है। यहाँ पर कहा गया कि वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात सच्ची है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा मस्ट बी प्लस माइनस π/2, और इस क्वेश्चन में अपने को थीटा की वैल्यू पर ही कमेंट करना था। तो क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस दी गई हैं सभी को सेटिस्फाई करते हुए थीटा की वैल्यू अपने को मिली प्लस माइनस π/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। तो बच्चों IIT JEE एडवांस 2012 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में इस लिमिट की वैल्यू अपने को 4 दी गई है, फिर a एंड b की वैल्यूज़ पर अपने को कमेंट करना है। तो देखो एक काम करते हैं, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी इस पर बात दी गई, तो यानी कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, लिमिट एट इन्फिनिटी की बात हो रही होगी। तो यहाँ पर देखो ऐसा होता था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल गिवन होते थे, ठीक है। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि सबसे पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आने वाले पॉलिनोमियल की डिग्रीज को एक बार चेकआउट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक चीज़ें कंक्लूड करके ए और बी की वैल्यूज़ पर कमेंट कर रहे होंगे। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं। ये ऐसे बन गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एलसीएम जब लिया जाएगा तो माइनस का ए एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1, ये ऐसे आ गया, और फिर अपने को मिल रहा माइनस का बी टाइम्स एक्स माइनस 1, एंड डिनोमिनेटर में तो मतलब एक्स प्लस 1 एज इट इज पड़ा रहेगा, यहाँ पर एक्स प्लस 1 गिवन था, और लिमिट लगी हुई है इन्फिनिटी की तरफ, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये लिमिटिंग कंडीशन अपने को दी गई है इक्वल टू 4, ये ऐसे दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं, और न्यूमरेटर में अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल अपने को मिल रहा है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ अपने को यहाँ पर मिल गया है 1, फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइनस का ए मिल गया, फिर एक्स वाले टर्म्स सारे के सारे लिख लेते हैं। तो एक्स के साथ अपने को मिला सबसे पहले तो यहाँ से आ गया है 1, फिर एक एक्स वाला टर्म यहाँ से मिलेगा जिसके रिस्पेक्ट में अपने को माइनस का ए मिला, और एक एक्स वाला टर्म यहाँ से मिलेगा जिसके करस्पॉन्डिंग अपने को माइनस बी मिला। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स मिलेंगे, तो ये ऐसे बन गया 1, और एक कांस्टेंट टर्म यहाँ से मिलेगा दैट इज माइनस बी, एंड डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 एज इट इज गिवन है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हुआ ऐसा कि जब x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा
तो उस केस में हुआ ये कि न्यूमरेटर में एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल दिया गया और डिनोमिनेटर में 1 डिग्री पॉलिनोमियल दिया गया। तो यानी कि जो लिमिट की वैल्यू है डायरेक्ट इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। मगर क्वेश्चन में बोला गया है कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और 4 के इक्वल है। तो इस केस में ए एंड बी की वैल्यूज पर अपने को कमेंट करना। अब देखो लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए पहली चीज तो ये होगी कि ये वाला टर्म तो होना ही नहीं चाहिए। अब ये वाला टर्म अगर होना नहीं चाहिए तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि 1 माइनस ए मस्ट बी 0। और अगर ये चीज़ ट्रू है तो यानी कि a की वैल्यू अपने पास 1 बन रही होगी। तो अब a की वैल्यू जैसे ही 1 आई है तो अब ये लिमिट थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म होकर अपने को कुछ ऐसी दिख रही होगी, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। और एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो खत्म हो चुका है तो यहाँ पर बचा x टाइम्स और फिर 1 माइनस 1, तो ये खत्म हो गया और यहाँ बचा माइनस b, फिर प्लस 1 माइनस b, डिनोमिनेटर में अपने को मिल जा रहा है x प्लस 1 और राइट हैंड साइड पर आ गया 4। तो अब यहाँ से अगर तुम देखो न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल है, x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन गिवन होती है तो आंसर अपने को मतलब लिमिट का आंसर हमेशा अपने को मिलेगा लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो। तो न्यूमरेटर में लीडिंग कोफिशिएंट है माइनस बी, डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट है 1, तो लिमिट की वैल्यू होगी माइनस बी बाई 1 और ये 4 के इक्वल हो जाएगी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो b की वैल्यू अपने को माइनस 4 मिल गई। तो इस क्वेश्चन में अपने को a की वैल्यू 1 मिली है, b की वैल्यू माइनस 4 मिली है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 4, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। तो बच्चों IITJEE एडवांस्ड 2012 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर देखो तो कॉम्पिटिटिवली काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा और ऐसे प्रतीत हो रहा है कि इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चली जाएगी। मगर यहाँ पर लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, मतलब अपने को लिमिट अच्छे से आती है तो लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर इसको मैनिपुलेट किया जाएगा तो क्वेश्चन काफ़ी ईजिली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए, कंडीशन है a ग्रेटर देन -1। फिर अपने को अल्फा ऑफ a बीटा ऑफ a मतलब अल्फा बीटा अगर हम रूट्स इवेलुएट करते हैं तो अल्फा बीटा a के फंक्शंस मिलेंगे, उन पर अपने को 0 पर राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करनी है। ठीक है, तो अब एक काम ये कर लेते हैं, सबसे पहले तो एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे कि ये जो 1 प्लस a रेज टू 1/6 अपने को दिया गया है तो इसको थोड़ी देर के लिए t बोल देते हैं। तो जैसे ही इसको t बोला गया यानी कि अपना 1 प्लस a ये बन जाएगा t पावर 6। अब 1 प्लस a अगर t पावर 6 बना है तो यानी कि ये वाली जो चीज़ है मतलब पावर 1/3 अगर कर दी जाए तो ये बन गया t स्क्वायर। तो अब इसको इस तरह से लिखा जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 फिर एक्स स्क्वायर फिर प्लस, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे पावर 1/2 अगर कर दी गई तो ये क्यूब बन जाएगा, तो ये बन गया t क्यूब माइनस 1 टाइम्स x, फिर प्लस ये बन गया t माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि सभी से एक कॉमन फैक्टर t माइनस 1 तो कॉमन हो ही जाएगा, क्योंकि इसको अगर तुम देखो तो इसके तुमको दो फैक्टर्स मिलेंगे। पहला फैक्टर बनेगा t माइनस 1 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज की गई है, a का काम t ने किया और b का काम 1 ने किया। तो इसके दो फैक्टर्स ऐसे मिल गए। फिर इसको अगर देखो तो इसके भी दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, t माइनस 1 एंड t प्लस 1। अब एक काम ही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से t माइनस 1 को कॉमन कर लिया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से तुम t माइनस 1 को कॉमन करोगे तो ये ऐसे बन गया, t माइनस 1 निकल आया, t माइनस 1 यहाँ से जब निकला तो यहाँ पर बचेगा t प्लस 1 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से t माइनस 1 निकला तो इसके प्लेस पर बचा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 और फिर x, और जब लास्ट वाले टर्म से t माइनस 1 निकला तो यहाँ पर बच गया है 1 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा लिमिट को समझते हैं, लिमिट में कहा क्या गया। अब देखो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, या तो रूट्स पता करो क्वाड्रेटिक के फिर लिमिट इवेलुएट करो, या फिर पैरेलली मतलब लिमिट को ही इंटरनली मैनिपुलेट करके फिर रूट पता कर लो। तो दोनों ही बातें सेम सी है, मतलब दो बातें मैंने कही, या तो रूट पता करके फिर लिमिट इवेलुएट करो या फिर लिमिट को ही इंटरनली मैनिपुलेट कर लो। अब जो मैनिपुलेटेड इक्वेशन आएगी उससे तुम रूट्स पता कर लो, तो बात एक ही होगी। तो अब यहाँ से अगर तुम देखना शुरू करो तो a ग्रेटर देन -1 बोला गया था, तो यानी कि जो अपना a प्लस 1 है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। अब a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से अगर देखा जाए तो t पावर 6 विल बी ग्रेटर देन 0। एक चीज़ और हुई कि जो अपना a है अगर वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है
ठीक है, एक चीज़ तो ऐसे आ गई कि टी पावर 6 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टी विल बी ग्रेटर देन 0, तो एक चीज़ ऐसे आ गई। फिर एक चीज़ अपने को ऐसे मिल रही है कि ए टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव, मतलब 0 के राइट में जा रहा। अब ए अगर 0 के राइट में जा रहा है तो इसका मतलब जो अपना a प्लस 1 है वो टेंड करेगा 1 की तरफ। अब a प्लस 1 को टी पावर 6 कह के चले हम लोग, तो यानी कि टी पावर 6 टेंड करेगा 1 की तरफ। तो अब यहाँ से अगर तुम देखो तो अगर रियल वैल्यूज़ पर बात होगी तो जो अपना t होगा वो दो वैल्यूज़ की तरफ टेंड करेगा, -1 की तरफ, +1 की तरफ। मगर यहाँ से अभी हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि t विल बी ग्रेटर देन 0, यानी कि t एक चीज़ ऑब्वियस होगी कि t विल टेंड टुवर्ड्स +1, तो यानी कि t 1 की तरफ टेंड करेगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं t को एग्जैक्ट 1 तो नहीं कह सकता हूँ, मगर यहाँ पर ये कहा जाएगा कि t विल टेंडिंग टुवर्ड्स 1, मतलब t 1 की तरफ टेंड करेगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि अब यूनिफॉर्म फंक्शन होने के लिए, और मतलब यूनिफॉर्म फंक्शन गिवन है और लिमिट को इवेलुएट करने के लिए ये जो पोर्शन बचा है इस पोर्शन में t इक्वल टू 1 रखा जा सकता है। मतलब यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ ये कंक्लूड कर ली कि t टेंडिंग टुवर्ड्स 1। यहाँ से अब ये जो ब्रैकेट बचा था यहाँ पर t इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि अब लिमिट इवेलुएट करने वाली बात होगी। तो जब लिमिट इवेलुएट करेंगे मतलब यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करके रूट्स इवेलुएट कर लेंगे, ठीक है। तो t के प्लेस पर 1 रखा, ये अपने को मिल गया 2x², फिर ये वाली चीज़ मिल गई है 3x, फिर +1 इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर्स अगर तुम देखो तो इसके फैक्टर्स मिलेंगे 2x+1 एंड x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज अपने को मिली -1 एंड -1/2, और x की ये जो दो वैल्यूज अपने को मिल रही है उस केस में मिली है जब t 1 की तरफ टेंड करेगा। अब t 1 की तरफ टेंड करने का सिंपल सा मीनिंग यहाँ से हम देख सकते हैं कि t 1 की तरफ कब टेंड कर रहा था, जब a 0 की तरफ टेंड कर रहा था और पॉजिटिव 1 को यहाँ पर उठाया गया है। तो यानी कि इफेक्टिवली हम ऐसे बोल सकते हैं कि a जब टेंड कर रहा था 0 पॉजिटिव को, तो यानी कि ये रूट्स अपने को तब मिले जब t 1 की तरफ टेंड कर रहा था, एट द सेम टाइम a टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और इनफैक्ट 0 पॉजिटिव भी बोल सकते हैं उसको। तो फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो गिवन कंडीशन के हिसाब से जो x की वैल्यूज मिली वो अपने को मिली है -1/2 एंड -1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। तो बच्चों जे एडवांस 2014 लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन में ए की लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू अपने को पता करनी है जब इस लिमिट की वैल्यू 1/4 दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर इस पावर को सिंप्लीफाई किया जाए, मतलब पावर में तो कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, और पावर को अगर देखा जाए तो 1 - 1 मतलब पावर बन गई 0/0 फॉर्म। तो देखो हो ही रहा है कि जब लिमिट को इवेल्युएट करेंगे तो बेस और पावर दोनों यूनिफॉर्म फंक्शन है, तो लिमिट इवेल्युएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का ही यूज़ करेंगे। तो पावर तो 0/0 फॉर्म बनी, तो जब पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - x को लिखा जाएगा 1 - स्क्वायर रूट ऑफ x टाइम्स 1 + स्क्वायर रूट ऑफ x, और डिनोमिनेटर में जो 1 - √x आ रहा था ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यानी कि अब पावर अपने को मिल रही है 1 + स्क्वायर रूट ऑफ x। तो स्टेटमेंट को फिर से ऐसे लिख लेते हैं, तो ये बना लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, और बेस में एक काम ही करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से माइनस का a कॉमन किया तो ये बन गया है x - 1, फिर प्लस साइन ऑफ ये बन गया है x - 1। डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो ये अपने को मिला है x - 1, फिर प्लस साइन ऑफ x - 1, और फिर पावर को अगर देखा जाए तो अब फिलहाल पावर से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो पावर बन गया 1 + स्क्वायर रूट ऑफ x, और इस लिमिट की वैल्यू अपने को 1/4 दी गई है। तो अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि अगर बेस को देखा जाए तो जब x 1 की तरफ गया तो देखो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, और 0 पावर ये अपने को 2 मिला, मतलब इस लिमिट की वैल्यू 0 बन जा रही है, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 बन जा रहा है। और क्वेश्चन में कहा गया कि ए की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड 1/4 के इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर थोड़े मैनिपुलेशन की अब गुंजाइश बचती है। तो यहाँ से एक काम ही करेंगे, जब लिमिट इवेल्युएट करें तो बेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी लिमिट और पावर पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो एक काम ही कर लेते हैं, बेस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x - 1 से डिवाइड कर दिया। तो देखो हो ये रहा था कि जब x 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो उस केस में अपना x - 1 टेंड करेगा 0 की तरफ। अब या तो चेंज ऑफ वेरिएबल से इसको सॉल्व कर ले, या फिर सिंपल ऐसे देखा कि x - 1 0 की तरफ जा रहा है तो x - 1 अपना समथिंग का काम करेगा। फिर देखते हैं स्टैंडर्ड लिमिट अगर बनती है तो अकॉर्डिंगली उसको मैनिपुलेट कर लेंगे। तो फिलहाल ये ऐसे बना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, और फिर यहाँ पर ये माइनस का a बना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन ऑफ x - 1 डिनोमिनेटर में बन जाएगा x - 1, फिर डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो 1 प्लस ये बना है साइन ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1
पावर से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, पावर तो एक फाइनाइट क्वांटिटी की तरफ टेंड होती हुई दिख रही है। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ बेस में जो फंक्शन दिया गया उसको मैनिपुलेट करना है। तो अब देखो यहाँ पर जब लिमिट को इवेलुएट करें तो लिमिट देखो ए पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये रिजल्ट देगा -a। फिर लिमिट ये साइन समथिंग अपॉन समथिंग पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसको अगर तुम देखो तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ कर सकते हो। देखो स्टैंडर्ड लिमिट ऐसे बन जाएगी कि लिमिट fx टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो लिमिट fx टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन ऑफ fx डिवाइडेड बाई fx, तो इस लिमिट की वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स 1 मिलेगी, मगर इन प्रैक्टिस हमेशा इक्वल टू 1 ही लिखते हैं उसको। तो इस लिमिट की वैल्यू 1 मिल गई अपने को। समथिंग का काम यहाँ पर x माइनस 1 कर रहा है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये क्वांटिटी 1 बन गई, ये क्वांटिटी 1 बन गई। तो यानी कि बेस को ऐसे लिखा गया a प्लस 1, मतलब -a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये हो गया 2। और इसकी पावर में जब लिमिट गई है तो पावर अपने को मिल गई है 1 प्लस 1, यानी कि पावर बन गई है 2, और ये राइट हैंड साइड पे 1/4 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर अगर देखो डिनोमिनेटर 4 बन गया, ये 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अगर माइनस कॉमन निकाल कर इसको a-1 का होल स्क्वायर लिखो तो ये 1 के इक्वल आ गई। तो यहाँ से अगर तुम देखो a-1 की वैल्यू प्लस -1 मिली, तो a की यहाँ से दो वैल्यूज आ गई 0 एंड 2, तो a की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इसमें से अपने को लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर ढूंढना है, मतलब एक ऐसा इंटीजर जो गिवन कंडीशन के हिसाब से सबसे बड़ा हो और नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पर फिलहाल दो वैल्यूज अपने को मिली, तो एक काम ही करते हैं 1 बाई 1 इन वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। तो देखो अब एक चीज़ ऐसे हो रही है कि अगर a के प्लेस पर 2 रख दिया जाए, तो जब a के प्लेस पर 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर यहीं से देख लेते हैं इसको, तो ये अपने को ऐसे मिल जाएगा -2 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, और पावर में जो एक क्वांटिटी दी गई है, पावर में गिवन क्वांटिटी 2 की तरफ टेंड कर रही है, मतलब वो एग्जैक्ट 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो ही रहा है कि जो पावर है उस पर भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो क्वांटिटी 2 की तरफ टेंड कर रही है। अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से होगा ये कि -2 + 1, तो -1, तो ये ऐसे बन गया है -1/2, और ये जो पावर दी गई वो अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल है, एग्जैक्ट 2 नहीं है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना मुश्किल है कि ये जो लिमिट है कभी वो 1/4 के इक्वल होगी, क्योंकि बात है कि पावर अगर कुछ ऐसी बन गई कि ये वाली चीज़ स्क्वायर रूट ऑफ -1/2 के इक्वल आई, तो बात है कि रियल नंबर सिस्टम पे लिमिट्स को हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं, तो यानी कि ये बात वहाँ से झूठी हो जाएगी। क्योंकि अगर ये पावर एग्जैक्ट 2 होता, एब्सोल्यूट 2 होता, तब तो a = 2 रखने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। मगर हुआ ये कि जो पावर है वो एग्जैक्ट 2 ना होकर 2 की तरफ टेंड कर रही है, और इसका आर्गुमेंट अपने को नेगेटिव दिया गया है, तो यानी कि इस चीज़ की श्योरिटी थोड़ी सी कम है कि ये आउटपुट भी अपने को रियल दे दे। अगर ये आर्गुमेंट नेगेटिव ना होता और ये वैल्यू टेंडिंग ना होती तो इसको लिखना बिल्कुल सही था, तो यानी कि ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। अब अगर a = 0 के लिए देखा जाए, तो a = 0 के लिए जब इस चीज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा है तो a को 0 रख दिया, तो ये जो अपना बेस था वो ऐसे बन जाएगा 0 + 1, तो 1, और फिर 1 + 1 2, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी 1/4 की तरफ टेंड करेगी, और क्वेश्चन में देखो लिमिट की वैल्यू भी ऐसी दी गई थी कि लिमिट की वैल्यू टेंड कर रही 1/4 की तरफ। और देखो इन प्रैक्टिस हमेशा इक्वल टू 1/4 ऐसे लिखा जाता है, मगर ये हमेशा टेंडिंग वैल्यू होगी, यानी कि a = 0 के लिए चीज़ें हमेशा ठीक है। a = 2 डिस्कार्ड क्यों किया गया, प्रॉपर उसकी रीजनिंग यहाँ पर है, क्योंकि जो पावर दिया गया था वो 2 की तरफ टेंड कर रहा था, और उस समय पर आर्गुमेंट नेगेटिव मिल रहा था, तो ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ये एग्जैक्ट अपने को एक रियल क्वांटिटी दे दे, क्योंकि ये जो पावर था वो 2 की तरफ टेंड कर रहा था, एब्सोल्यूट 2 नहीं था। तो इस वजह से a = 2 को डिस्कार्ड किया गया, a = 0 को एक्सेप्ट किया गया है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी a = 0, एंड ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो बच्चों जे एडवांस 2015 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में mn दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए जो कि 1 से बड़े हैं, फिर इस लिमिट की वैल्यू -e/2 अपने को दी गई, तो फिर m/n की वैल्यू अपने को इवेल्यूएट करनी है। ठीक है, तो अब देखो बात है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर यूनिफॉर्म फंक्शन है तो लिमिट इवेल्यूएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते थे, मगर यहाँ पर देखो वेरिएबल टर्म्स में दिया गया है, तो मतलब अपने को कुछ ऐसे कंक्लूजन्स का यूज़ करना होगा जिससे इस लिमिट को -e/2 से इक्वेट करता हुआ दिखाकर m और n की वैल्यूज़ पर कमेंट किया जाए। तो देखो एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले तो न्यूमरेटर से e को कॉमन कर लेते हैं। अब e कांस्टेंट है तो उसको पूरा लिमिट के बाहर ही कॉमन करके लिख लिया। देन अपने को मिला लिमिट अल्फा टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और इस तरह से बन जाएगा e⁻cos ऑफ α⁻n फिर -1, और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो डिनोमिनेटर में e आया था और ये अपने को मिल गया है -1।
मतलब यहाँ से जब ई कॉमन हुआ था, इस वाले टर्म से जब ई कॉमन हुआ था, तो डिनोमिनेटर में एक ई बना होगा, मतलब ये जो कॉस अल्फा रेज टू एन है इसकी पावर -1 एडिशनली और आ जाएगी, और फिर ये ई कॉमन गया था तो यहाँ पर -1 बचा। फिर डिनोमिनेटर में अपने को मिल गया अल्फा रेज टू एम। फिर यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि जब देखो अल्फा 0 की तरफ टेंड कर रहा था, तो उस केस में जो अल्फा रेज टू एन है ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ ये हुई कि कॉस ऑफ अल्फा रेज टू एन, जब अल्फा रेज टू एन 0 की तरफ टेंड कर रहा था तो ये क्वांटिटी 1 की तरफ टेंड कर रही होगी। फिर वहीं पर कॉस ऑफ अल्फा रेज टू एन -1, ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड कर जाएगी। तो अब जैसे ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड की, तो यहाँ पर सिंपली एक काम ये कर लेंगे कि स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड लिमिट कुछ ऐसी बन गई अपने पास कि अगर बात हो लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फिर ई रेज टू एफ एक्स, और एफ एक्स 0 की तरफ जाना चाहिए था, और यहाँ पर देखो एफ एक्स का काम कर रहा है कॉस अल्फा रेज टू एन -1, जो कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है। फिर -1 डिवाइडेड बाई ये आ गया एफ ऑफ एक्स। तो ये जो क्वांटिटी दी गई है ये क्वांटिटी हमेशा 1 को टेंड करेगी। तो अब जैसे ही इस स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ यहाँ पर किया गया, तो ई को तो सबसे पहले बाहर रख लिया गया, फिर ये अपने को मिल रहा था लिमिट अल्फा रेज टू 0, और ये बन गया था ई रेज टू कॉस ऑफ अल्फा रेज टू एन -1, फिर -1 डिवाइडेड बाई, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में अपने को कॉस अल्फा रेज टू एन -1 चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि कॉस अल्फा रेज टू एन -1 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को, तो यहाँ पर ये अपने को मिल जाएगा कॉस अल्फा रेज टू एन -1 और डिवाइडेड बाई अल्फा रेज टू एम। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट से होगा ये कि लिमिट यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो देखो वही कि ये वाली जो लिमिट बनी, इस लिमिट की वैल्यू तो अपने को 1 मिल चुकी है। फिर फर्दर अब अपने को इस लिमिट को सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ से काम ही कर लेते हैं कि माइनस को कॉमन करके इसको ऐसे लिख लेते हैं -e, फिर मल्टीप्लिकेशन में लिमिट अल्फा रेज टू, मतलब अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये बन गया 1 माइनस कॉस ऑफ, ये ऐसे बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा रेज टू एन। और फिर एक काम ही कर लेते हैं कि कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज़ करके, तो ये ऐसे बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा रेज टू एन बाई 2। अब देखो जब माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेजते हैं तो ऐसे बन जाता है 1 -1 फिर प्लस ट्वाइस ऑफ, और साइन वाले टर्म्स आते हैं तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, तो अपने को रिजल्टेंट मिलता 2 के साथ में साइन स्क्वायर अल्फा रेज टू एन बाई 2, तो उस 2 को भी बाहर कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन 2 ये ऐसे आ गया, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब इसको साइन के फॉर्म में लिखा गया तो ये अपने को रिजल्टेंट ऐसे देगा साइन स्क्वायर अल्फा रेज टू एन डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं कि अल्फा रेज टू एन डिवाइडेड बाई 2, इसके स्क्वायर से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, और ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फिर से एक स्टैंडर्ड लिमिट बनने वाली है। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, तो अल्फा बाई, मतलब अल्फा रेज टू एन बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में अल्फा रेज टू एम अपने को मिल रहा था। फिर अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। अब देखो हो ही रहा था कि अल्फा रेज टू एन 0 की तरफ टेंड कर रहा था, मतलब अल्फा रेज टू एन डिवाइडेड बाई 2 ये क्वांटिटी भी 0 की तरफ टेंड करेगी। तो देखो यहाँ पर साइन का आर्गुमेंट अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा था तो साइन समथिंग अपॉन समथिंग वेयर समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इस लिमिट की वैल्यू भी 1 हो जाती, तो यानी कि ये जो लिमिट बनी ये लिमिट भी 1 हो गई है। अब जो चीज़ें बच रही है वो ऐसे बची, तो माइनस का 2e, और एक काम करते हैं इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 4, और फिर लिमिट के साथ यहाँ पर अपने को मिला लिमिट अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये बन जाएगा अल्फा रेज टू 2n फिर माइनस m। डिनोमिनेटर में अल्फा पावर m था तो उसको, मतलब अल्फा के सारे टर्म्स को पावर में ले गए। तो अब यहाँ से अल्फा जब 0 की तरफ टेंड कर रहा, अब देखो यहाँ से इस लिमिट की वैल्यू -e/2 के इक्वल होनी चाहिए, तो अगर इसको -e/2 के इक्वल होना है तो यानी कि ये वाली जो चीज़ है इस चीज़ को 1 बनना पड़ेगा। अब ये 1 तभी पॉसिबल है जब 2n - m की वैल्यू 0 हो जाए। अब जैसे ये वैल्यू 0 हुई, ठीक है, तो अल्टीमेटली अल्फा देखो 0 की तरफ टेंड कर रहा था और ये एब्सोल्यूट 0 हो गया, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे तुम समझो, जो बेस था, ये जो बेस वाली क्वांटिटी है ये एग्जैक्ट 0 हो रही, मतलब ये 0 की तरफ टेंड कर रही है, मगर जो पावर दिया गया था वो एग्जैक्ट 0 हो जा रहा। अब जो क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड कर रही थी वो कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, उसकी पावर अगर 0 मिल जाएगी अपने को तो यानी कि एग्जैक्ट 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया 2n - m = 0, तो यहाँ से 2n
तो यहाँ से लिखा जा सकता है 2n, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो 2n माइनस m इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखा जा सकता है 2n इज इक्वल टू m, और फिर अपने को रेशियो चाहिए था m बाई n। तो यहाँ से m बाई n का रेशियो अगर देखा जाए तो इस रेशियो की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 2, यानी कि इस क्वेश्चन में m बाई n की वैल्यू अपने को 2 मिली, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो बच्चों IIT JEE एडवांस्ड 2016 लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे बोला गया कि अल्फा बीटा कोई रियल नंबर है और इस लिमिट की वैल्यू अपने को 1 दी गई, तो 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को इवैल्यूएट करनी है। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यूनिफॉर्म फंक्शन है, तो लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया जाएगा। तो जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन गया 0, यानी कि 0/0 फॉर्म बनी है। अच्छा, अब एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ कर लिया गया। तो देखो एक्स स्क्वायर तो एज इज रहेगा, और साइन बीटा एक्स, तो जब साइन बीटा एक्स की सीरीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो ये अपने को मिल जाएगा बीटा एक्स, और फिर माइनस, चाहे तो सीरीज एक्सपेंशन को यहीं पर भी रोक सकते हैं या फिर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल एक काम ये कर लेते हैं कि एक टर्म और एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो ये अपने को मिल जाएगा बीटा क्यूब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो इसको लिख लिया गया है 6। अच्छा, अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये अपने को मिल गया है अल्फा एक्स, फिर साइन एक्स की सीरीज़ को अगर एक्सपेंड किया जाए तो ये मिल जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल था, जिसको 6 लिख दिया गया, और लिमिट दी गई थी ऐसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और इसकी वैल्यू अपने को 1 दी गई है। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसे बन जा रहा है बीटा एक्स क्यूब और फिर माइनस बीटा क्यूब एक्स रेज टू 5 डिवाइडेड बाई 6 अप टू एंड सो ऑन, मतलब आगे भी देखा जाए तो x के टर्म्स मिलेंगे ही मिलेंगे अपने को। तो फिलहाल सीरीज एक्सपेंशन को यहीं पर रोक कर चले थे, तो यहीं पर जहाँ पर रोका है वहीं से उसका मैनिपुलेशन कर लेते हैं, मतलब जितने टर्म्स तक उसको रोक कर चले उतने टर्म्स तक ही उसके मैनिपुलेशन को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो अल्फा एक्स माइनस का एक्स, तो यहाँ से जब तुम x को निकालोगे तो ये ऐसे बन जाएगा अल्फा माइनस 1 टाइम्स एक्स और फिर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6। इस लिमिट की वैल्यू अपने को 1 दी गई थी। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा एक्स पावर टर्म दिया गया है वो है पावर 3 वाला, फिर पावर 5 वाला, आगे भी एक्स की और पावर्स, मतलब बड़ी पावर्स मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में एक्स की सबसे छोटी पावर वाला टर्म है पावर 3, और डिनोमिनेटर में एक्स की सबसे छोटी पावर वाला टर्म पावर 1 दिया गया, फिर उसके बाद पावर 3 है। तो अब देखो, लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट तभी कर सकती है जब ये वाला टर्म हो ही ना, ठीक है, जब ये वाला टर्म हो ही ना, क्योंकि अगर तुम ऐसे देखो ये वाला टर्म अगर है ही नहीं तो फिर ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब है, फिर नीचे भी देखो एक्स के और हायर पावर टर्म्स मिलेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से करेंगे ये कि एक्स क्यूब से डिवाइड करके एक्स क्यूब वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो उसकी जगह पे एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, और फिर उसके बाद प्लस या माइनस एक्स की बहुत बड़ी पावर्स के टर्म्स मिलेंगे। फिर जब एक्स 0 की तरफ जाएगा तो फाइनाइट क्वांटिटी, फिर प्लस या माइनस 0 0 0, सारे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में वही फाइनाइट क्वांटिटी बच जाएगी। फिर डिनोमिनेटर की अगर बात करो तो डिनोमिनेटर में सबसे पहला टर्म था एक्स क्यूब वाला, वो निकल चुका है, तो अब उसकी जगह पे आ गया एक नंबर, ठीक है ना, 1/6 जो अपने को दिख रहा है क्वेश्चन में, तो 1/6 अपने को मिला। उसके आगे अगर एक्स के टर्म्स होते तो x जब 0 की तरफ गया तो सारे के सारे 0 हो जाते, यानी कि डिनोमिनेटर मिल जाता फाइनाइट नंबर प्लस 0 0 0, तो न्यूमरेटर में फाइनाइट नंबर प्लस 0 0 0, यानी कि फाइनाइट नंबर बचता। डिनोमिनेटर में फाइनाइट नंबर प्लस 0 0 0, तो डिनोमिनेटर में भी फाइनाइट नंबर बचता। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि बस ये वाला टर्म खत्म कर दिया जाए तो बाकी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और लिमिट की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है ना। इनफैक्ट 1 बोला गया था, यानी कि 1 को होना ही होना पड़ेगा, अल्फा बीटा की ऐसी वैल्यू चाहिए अपने को। तो इसका मतलब ये वाला टर्म खत्म होना चाहिए। अब ये वाला टर्म खत्म तभी हो सकता है जब अल्फा माइनस 1 0 हो जाए, मतलब अल्फा की वजह से ही खत्म हो सकता है, एक्स की वजह से खत्म नहीं होगा। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अल्फा के प्लेस पर 1 लिखा जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू अपने को मिल चुकी है। अब अल्फा की वैल्यू 1 मिली, यानी कि ये वाला टर्म तो है ही नहीं। अब जब ये वाला टर्म है नहीं, फिर जब लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से इवेल्युएट किया जा रहा है तो 0/0 फॉर्म बनी। तो अब यहाँ पर इस 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया जाएगा
तो एक्स क्यूब से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया गया लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये ऐसे मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहाँ पर बचा बीटा, फिर माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 1/6 और राइट हैंड साइड पे 1। तो अब फिर से जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट को इवेल्युएट किया जा रहा है तो ये बच गया लेफ्ट हैंड साइड पे बीटा डिवाइडेड बाई 6 और राइट हैंड साइड पे 1। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीटा की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 6, तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 6 मिली है, अपने को 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, इसको अगर देखा जाए, और यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन होगा क्योंकि ये 1/6 गिवन था, ठीक है ना, तो यानी कि बीटा की वैल्यू 1/6 आई है, तो यहाँ से अगर तुम देखो तो ये 1/6 लिख रहे हैं इसको, तो 6 बीटा की वैल्यू अपने को 1 मिल गई है, ठीक है, तो 6 बीटा की वैल्यू 1 मिली। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू अपने को चाहिए थी वो ऐसे बन रही है, देखो 6 अल्फा प्लस 6 बीटा, तो 6 बीटा की वैल्यू तो 1 मिल गई है, अल्फा 1 गिवन था, तो यहाँ से 6 अल्फा को अगर देखा जाए तो अल्फा अगर 1 है तो 6 अल्फा को 6 लिखा जा सकता है, तो 6 अल्फा बन गया है 6, 6 बीटा बन गया है 1, तो इस तरह से 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई 7 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।